चैप्टर्स में तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। ठीक, स्टार्ट करिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, यही नाम है। ये आपको पूरा चार्ट बना दिया गया है, सबको पता है, शायद याद भी हो गया होगा। ठीक, गुड। कब का है सर एक्ट? एक्ट नंबर। तो एक बात और लिखी हुई वापस लिख लो, डेट ऑफ कंसेंट। कोई भी एक्ट स्टार्ट होते ही राइट साइड में सबसे पहले जो लिखी होती है चीज वो होती है डेट ऑफ कंसेंट। दूसरी डेट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, कब लागू हुआ। एक्ट बनते ही हाथों हाथ लागू नहीं करते, जनता को समझने का टाइम दिया जाता है, दैट इज 1 जुलाई 1882। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। देखो, एक्ट का नाम है, एक्ट के नाम के नीचे जस्ट यही लिखा है 1882 का अधिनियम संख्या 4। 1882 में जितने अधिनियम बने उनमें से चौथे नंबर ये बना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 17 फरवरी, यानी इस तारीख को कंसेंट मिली। आइए, एक्ट का फुल नेम, जो अगली लाइन लिखी है बोल्ड अक्षर में उसको लिखिए, लॉन्ग टाइटल ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्या है सर? दीर्घ शीर्षक। टीपी को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहा जाता है, और शॉर्ट में हम कोई टोपा कोई टीपी ऐसा बोलता है। पर एक्चुअल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 खुद ही एक छोटा नाम है। इसका एक्चुअल नाम क्या है? एन एक्ट टू अमेंड, क्या लिखा है? एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टी, ये इसका पूरा नाम। क्लियर? एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टी। हिंदी में, पक्षकारों के कार्यों द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि को संशोधन। अनेक विधियां हमारे भारत में थी, कल हम बात कर रहे थे, ब्रिटिश कानून भी थे, ब्रिटिश कॉमन लॉज भी थे, और रीजनल लॉज भी थे, कस्टमरी लॉज भी थे, और हिंदू लॉज भी थे, पर्सनल लॉज जो है, मुस्लिम लॉज भी थे। ये कह रहा है कि हमने इन सबको जो जो कमियां थी उनको दूर करके पक्षकारों के कार्यों से जितने ट्रांसफर होते हैं उन सभी विधि की कमियों को संशोधित करते हुए एक नया अधिनियम बनाया। यही इसका पूरा नाम। क्लियर? उद्देश्य का क्या उद्देश्य एक्ट बनाने का, कल हम पढ़ चुके डिटेल में। वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड, दो वर्ड है, डिफाइन यानी परिभाषित करना, और दूसरा अमेंड, पुरानी जो कमियां उन्हें संशोधित करना। सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। हमने कल ही बात की थी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दो प्रकार से, बाय एक्ट ऑफ, और दूसरा बाय इफेक्ट ऑफ लॉ। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट केवल क्या है, इस पे लागू नहीं होता, केवल बाय एक्ट ऑफ पार्टीज पे। और एक्ट ऑफ पार्टीज पे भी क्या लिखा है सर? ओनली टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टी। सर्टेन पार्ट्स का मतलब, जैसे ये विल पे लागू नहीं होता, ये सेल्स ऑफ गुड्स पे लागू नहीं होता, ये ईजमेंट पे लागू नहीं होता, हायर एंड परचेज, यानी इसके अलग से प्रावधान नहीं। कुछ पे सब पे लागू होता है बेसिक प्रिंसिपल, और स्पेसिफिक प्रोविजन ये सब पे लागू नहीं। चलो, ये पढ़ चुके डिटेल में, मेरे को नहीं लगता रिपीट की कोई आवश्यकता। आइए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज प्रीलिमिनरी। धीरे धीरे बोलना पड़ता है, तो ट्रांसफरर तो हुआ ही नहीं अभी तक, एक नया और आ गया। अध्याय 1 प्रारंभिक, कहां से कहां तक है? बहुत महत्वपूर्ण, और आपको टीपी की लैंग्वेज पकड़ में आ जाएगी यहां। ये कैसे कारगुजारी कर रहा है, ये कितना मतलब लैंग्वेज में कितना फंसा के लिखा हुआ है, ये सारी चीजें यहां समझ आ जाएगी। ये वाला पार्ट अगर समझ आता है, पार्ट फर्स्ट, तो आप टीपी के अंदर ऐसे हो गए कि हाँ, इस चक्कर में आप घुस तो आसानी से सकते हैं, निकलने की अभी बात नहीं कर रहा, एंट्री तो आसानी से कर पाएंगे, एंट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर चैप्टर फर्स्ट आपको चीजें समझ आ गई। आज हम प्रयास करते हैं आराम से चैप्टर फर्स्ट हो ही जाना चाहिए, इसमें तो नो डाउट। सेक्शन कहां से कहां तक है चैप्टर फर्स्ट में? 1 to
1 2 का 4। सेक्शन 1, चैप्टर 1 में साधारणतः सभी एक्ट के चैप्टर 1 में उसका इंट्रोडक्शन होता है, प्रारंभिक बातें होती है, क्या नाम है, कहाँ लागू होता है, कब से लागू, बहुत जनरल जनरल बातें हैं। पर इस एक्ट को हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में समझेंगे। देखो इसका कारण है, शायद इसकी शुरुआती सारी धाराएं है तो महत्वपूर्ण, मान लो नहीं भी है, तो भी अगर मैं यहीं पे लैग करने लग जाऊंगा आपको समझाने में, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं लूज होना चाहिए कि यार इसकी बातें समझ नहीं आ। तो हम चैप्टर फर्स्ट को इतना ज्यादा डिटेल में करेंगे ताकि आपको यहीं से ऐसा लगे कि हाँ जो जो हम कर रहे हैं सब एकदम कंप्लीट, कहीं भी अटक रहे हो रोक लेना। क्लियर? आइए, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, तीन चीजें लिखी हुई है सेक्शन फर्स्ट में। शॉर्ट टाइटल, हालांकि आगे पीछे कर रखा है, शॉर्ट टाइटल, फिर कमेंसमेंट, और फिर शॉर्ट टाइटल यानी लघु नाम। आपको पता है इसका पूरा नाम क्या है? एन एक्ट टू अमेंड द ट्रांसफर लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ये छोटा नाम क्या है? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, यही लिखा है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड, इसका पूरा नाम तो वो है जो ऊपर पड़ गया है, एन एक्ट टू, है ना, अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, पर इसे आप बुला सकते हैं, दिस एक्ट में बी कॉल्ड, क्या बुला सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। कोई दिक्कत इसमें? हिंदी वाले ये अधिनियम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कहा जा सकता। प्रारंभ कब से प्रारंभ है पहले से पता है? 1 जुलाई 1882। गुड। तीसरा वर्ड एक्सटेंड, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ चुके, जो भी कंफ्यूजन दिमाग में थी कल उसको मैं भी क्लियर कर दूंगा क्योंकि अब हम लैंग्वेज पे आ गए। इट एक्सटेंड इन द फर्स्ट इंस्टांस, अंडरलाइन द वर्ड फर्स्ट इंस्टांस। ये एक्ट पूरे भारत पे लागू है तो नहीं, पर ये लिखना नहीं चाह रहे थे इस फर्स्ट इंस्टांस वर्ड से कि ये लागू करना नहीं चाह रहे, ये कह रहे प्रथमतः हम यहां लागू कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से सारी सिस्टम बदलना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर को बदलना कुछ जगह तो बहुत आसान हो सकता है पर कुछ जगह बिल्कुल आसान नहीं होगा। तो हम फर्स्ट इंस्टांस में यानी एक बार ट्रायल मोड पे एक बार हम पूरे भारत पे लगा रहे हैं, इनको छोड़कर। इनको किनको छोड़कर? जिनमें एकदम से लगाना शायद उचित नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं भी बात करूंगा, पर इस वर्ड का जरूर जानिए, ऐसे ही नहीं लिखा। क्या लिखा है? फर्स्ट इंस्टांस, यानी एक बार के लिए हम कहां लगा रहे हैं? आप ट्रायल देखिए, क्या सारे लोग सक्षम हैं, सारे लोग इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? जहां जहां हमने लगाया वहां दिक्कतें नहीं आ रही है तो हम वहां भी लगा सकते हैं जहां पर ये लागू एक बार हमने छोड़ा है। आइए, प्रथमतः, वर्ड अंडरलाइन कीजिएगा हिंदी वाले, प्रथमतः इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे, पूरे भारत पर है, परंतु कुछ अपवाद है। सिवाय उन राज्य क्षेत्रों के जो 1 नवंबर 1956 से अव्यवहित पूर्व भाग बी राज्यों में या बंबई, पंजाब और दिल्ली के राज्यों में समाविष्ट थे। कहां कहां लागू नहीं कर रहे हैं? पंजाब, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना मैं रटा दूंगा फॉर्म में, ठीक है। yes. और पार्ट बी के स्टेट, बात करें आराम से। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पहले कैसे चलता था शायद मैं कल बता चुका आपको, कुछ रीजनल कुछ मिक्सचर था, जजेस पे डिपेंड था, ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट्स था। पंजाब मोस्टली कस्टमरीज जो लॉज है, यानी उनके परंपरागत जो तरीके हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर के, उस पर डिपेंड था। सुन पा रहे हैं? कल तो स्टार्टिंग करनी थी, अभी मेरे पास जो एक्ट के वर्ड्स हैं तो उसके हिसाब से हम आराम से एक एक करके बात कर रहे हैं। पंजाब में संपत्ति का अंतरण कैसे होता था? जैसे उनके पूर्वज हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं, उनकी जैसी भी परंपरागत तरीके हैं, सोच है, उसके हिसाब से कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं होते हैं, परंतु हाँ ठीक है, कुछ कुछ अलग अलग होते हैं, नियम होते हैं अपने अपने।
देखो, ये सर परंपरागत और क्या ट्रांसफर, कईयों के अंदर पैसे पहले दिए जाते हैं, कईयों में पैसे बाद में दिए जाते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस। तो उनके जो परंपरागत तरीके थे उनसे यहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते थे। प्रॉपर्टी के साथ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा उनके खुद के नियम थे। ठीक, पिता की संपत्ति बेटा कर सकता है क्या, बेटा कर सकता है तो पूर्वजों की है तो आदि कर सकता है क्या, सब इनके पर्सनल नियम थे। अभी हमारे यहाँ जैसे प्रॉपर्टी का पार्टीशन के बिना मैं मेरे पिताजी की संपत्ति भले ही पूर्वजों से आई है ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो उनके खुद के कोई नियम होंगे, वो उनके हिसाब से चलते थे। क्लियर। तो जब अंग्रेजी सरकार ने कानून बनाया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो उन्होंने कहा कि हम एटलीस्ट इनके कस्टमरीज चीजों में अगर हमने दखलंदाजी, सरकार डरती थी ये तो याद है, हमारा विरोध ना हो जाए। अंग्रेजी सरकार, और ज्यादा दूर नहीं है 1857 की क्रांति से, ये लोग समझ पा रहे हैं। अंग्रेज सरकार हमेशा से ये डर में थी कि कहीं ये करना क्या चाह रहे हैं, आप लोगों की ट्रांसफर प्रॉपर्टी को ही सुलभ बनाना चाह रहे हैं, तो कि इनके सुलभ बनाने के चक्कर में मैं अपनी सरकार क्यों खो दूं। आज मोदी जी चाहे तो रिजर्वेशन हटा दे, पर पता है अगले ही दिन सरकार गिर जाएगी। तो वो आधी जनसंख्या को खुश करने के चक्कर में अपनी सरकार कभी, तो रिजर्वेशन कभी हटने वाला नहीं। समझ पा रहे हैं बात, वही अंग्रेजी सत्ता की बात थी। तुम्हारी सुविधा के लिए तुम्हारी प्रॉपर्टी सही तरीके से ट्रांसफर हो, उसके लिए मैं, क्योंकि लोगों में रूमर्स, और पंजाब है ना, तो हम बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि मतलब हम अंग्रेजी सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यहां से कोई भी तरीके का विद्रोह हमें झेलना पड़े। तो इन्होंने कहा कि हम पंजाब पे क्या नहीं लगाएंगे, टीपी नहीं। एक बार आप लोग अपने से चलते रहो, आपकी सरकार हो या जो भी हो, उन्हें उचित लगे तो लगा लेना, नहीं तो हम तो आप पे जबरदस्ती नहीं करें। आ रही बात समझ। मेरे ख्याल से, जैसा मेरे को जितना नॉलेज है, आज भी पंजाब में टीपी लागू नहीं, बाकी स्टेट ने, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है स्टेट अप्लाई कर सकते हैं अपने आप पे, मुझे नहीं लगता पंजाब ने आज तक भी अप्लाई किया, नहीं लगता क्या नहीं किया है, पंजाब का तो मैं श्योर हूं। क्लियर। ठीक। तो सर चलता क्या है, टीपी लगता है, कोर्ट के सामने मामला जाता है तो कोर्ट तो क्या देखेगा, जस्ट कंसाइज गुड कंसाइज, तो मोस्टली टीपी देखते हैं बस। हाँ, ऑफिशियली तरीके से सरकार ने लागू नहीं। रहे दो कौन से स्टेट, दिल्ली और बॉम्बे, ये प्योरली अंग्रेजों द्वारा शासित जगह है। शायद आपने कभी गलती से लीगल हिस्ट्री पढ़ा है या कुछ पढ़ा है, तो दिल्ली और बॉम्बे आपको पता है टोटली कौन चला रहे थे उस वक्त, क्योंकि ये सबसे भारत की सबसे मेन जगह में से एक है दोनों। इन दोनों में अंग्रेजों के कानून पहले से बनाए हुए थे, स्टेट को लेकर, उस पर्टिकुलर राज्य को लेकर अंग्रेजों ने अपने यहां पहले से क्या बना रखे थे, कानून बना रखे। यानी उनकी स्टेट जो लेजिस्लेचर थी, राज्य सरकारें थी, उन्होंने पहले से क्या बना रखे थे, अपने यहाँ कानून। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग पहले से कानूनों के तरीका से एक सिंगल कानून, टीपी लाने का उद्देश्य ही क्या था, कोई काय से चल रहा है कोई काय से चल रहा है, अलग अलग कानून अलग अलग माथाफोड़ी। ये दो राज्य ऐसे थे जो पहले से किस अकॉर्डिंग चल रहे थे, कोडिफाइड सर्टेन सर्टेन कोडिफाइड लॉ, पहले से नियत विधि थी इनके पास, जिनसे सालों से ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे थे। इनको किसी अन्य नियम की जरूरत थी नहीं। तो इन्होंने कहा आप जो लोग हैं जो पहले ही सक्षम हो गए, पहले ही अच्छी तरीके से आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हो, पहले से आपके यहाँ अधिनियम है, तो हम आपके अधिनियमों में दखलंदाजी नहीं करेंगे, आप अपने अधिनियम से चलाओ। आपको बढ़िया लगे हमारे वाड़ा केंद्र वाड़ा तो अडॉप्ट कर लेना, आपको बढ़िया नहीं लगे तो आप तो पहले से ही तरीके से चल रहे हो, आपके यहाँ कोई कियोस, कल बात की थी कियोस बहुत था, कौन सी विधि लगाएं, पर इन दो स्टेट में कोई कियोस्क था ही नहीं, क्योंकि यहां पहले से राज्य की सरकार के कानून थे। जब पहले से कानून थे तो इनको किसी प्रकार के केंद्र के कानून की अलग से आवश्यकता नहीं। और एक और बात यहां समझने लायक, टीपी आज भी कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है। ये 1956 में ये बात लिखी हुई है, तब कॉन्करेंट लिस्ट का ही था। तो एक बात बताइए, जब केंद्र को भी पावर है एक संबंध में कानून बनाने की, राज्य को भी है, राज्य बना चुका है, राज्य के पास पहले से है, तो केंद्र जरूरी है क्या दखलंदाजी करे,
तो केंद्र ने कहा आपको भी अधिकार है कानून बनाने का, हमें भी है। आपने जिन्होंने बना लिया उनमें हम दखलंदाजी करेंगे नहीं, जिन्होंने नहीं बनाया उनके लिए हम कानून बना दें। तो इन दो राज्यों में पहले से इनके स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए सर्टेन कॉडिफाइड लॉ थे, इसलिए इनमें दखलंदाजी। क्या समझ आ रहा है क्यों ये एक्सक्लूडेड है? पंजाब क्यों एक्सक्लूडेड है? ये कस्टमरी तरीके से हालांकि आपको गूगल पे नेट पे शायद ये मिल सकता है कि पंजाब भी सर्टेन कॉडिफाइड लॉ थे, क्योंकि ये लोग घास काटते हैं तीनों एक साथ की बताने के चक्कर में। जबकि पंजाब के पास न तब था न अब है। मेन कौन थे? दिल्ली और मुंबई, जिनके पास खुद के लॉ थे। पंजाब अपने पारंपरिक चीजों से चलता था। इन तीनों में कोई दिक्कत है तो बोल जाओ। पक्का क्लियर? झूठी यहां नहीं चाहिए। राजेश जी क्लियर? ठीक। अब बचे कौन? मालिक कौन इनके? इन राजाओं पे कहीं आप कुछ थोपते हो तो शायद पंजाब में वो हालात नहीं हो, पर यहां तो हो ही सकता। राजा अपने हिसाब से चलाते, मैंने कहा था ना रीजनल लॉज थे, अपने अपने क्षेत्रीय लॉज थे। तो इन राजाओं में अगर आप ज्यादा दखलंदाजी करोगे तो आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के चक्कर में सत्ता 100% खो दोगे। और इनमें एका भी बहुत था। जब ब्रिटेन वर्सेस जाता था कई बार ये लोग एक भी, बहुत बार ब्रिटेन का साथ दिया, कई बार ये लोग एक भी हो जाते थे। अगर इनकी नियमों में आप दखलंदाजी दोगे तो उन्हें पता था कि इनको टाइम दिया गया, दैट इज ट्रांजिशनल पीरियड। क्या बोलते हैं हिंदी में ट्रांजिशनल पीरियड को? संक्रमणकालीन, संक्रमण काल। ट्रांजिशनल पीरियड को क्या बोलते हैं? संक्रमण काल। इधर ये अपने अपने लॉ से चल रहे हैं, जस्ट अगले ही दिन 1 जुलाई 1882 को लॉ ऐसे बन गए। आज तक ट्रांसफर ऐसे हो रहा है, आज के बाद ऐसे एकदम से इन पे अप्लाई करते शायद ये लोग विरोध करते। तो इनको भी ये बोला गया आपको एक थोड़ा समय देते हैं, इसलिए वर्ड क्या यूज है? वर्ड क्या यूज है? प्रथमतः, फर्स्ट इंस्टांस। इनको बोला गया आप थोड़े दिन इस लॉज को, आसपास की जो इलाकों में लॉज अप्लाई हो रहे हैं उन्हें देखो, हमने टीपी लगाया है उसे देखो समझो, आपको सही में उचित ही लगेगा। आपको नहीं लगेगा कि हमने आपके कानूनों में कुछ बहुत ज्यादा खराब कर दिया है, हम ब्रिटेन अपने नाम नहीं करा रहे हैं जमीनों को, आपको उचित ही लगेगा। आपके यहाँ भी अगर आप ये टीपी लगाओगे तो आप लोगों की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सुलभ ही होगी, तरीके से होगी, कुछ गलती नहीं होगी। तो इन लोगों को एक टाइम के लिए बोला गया कि टेम्परेली आप अपने चला लो कानून, एक समय के बाद जब आपको सब सही लगे तो आप क्या अडॉप्ट कर लेना? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अडॉप्ट कर लेना। समझ आ रही है बात? क्योंकि 1956 में आपने डायरेक्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट बी हटा के सीधा ही क्या कर दिया? स्टेट कर दिए। तो इनको बोला कि कोई दिक्कत नहीं है हमें आपसे, आप अपने कानून चलाओ ट्रांजिशनल पीरियड के लिए। ट्रांजिशनल यानी एकदम से चेंज होते हैं, जैसे जैसे संविधान बना कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया संपूर्ण संविधान। लागू होते ही भी संविधान के सारे उपबंध हाथों हाथ। राष्ट्रपति कौन था 1950 में? 26 जनवरी 1950 में बने थे ना प्रथम राष्ट्रपति भारत के, और प्रथम प्रधानमंत्री। कैसे बने? क्या चुनाव हुए थे? क्या चुनाव हुए थे क्या? पर संविधान तो कहता है चुनाव होंगे। तो संविधान का एक भाग है भाग 21, ट्रांजिशनल प्रावधान भी है वहां। एकदम से सारी चीजें चेंज नहीं हो सकती। 25 जनवरी 1950 को न भारत में राष्ट्रपति, न उपराष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, कुछ भी नहीं। और 26 जनवरी को क्या कहते हैं? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होंगे, एमएलए होंगे, एमपी होंगे। एकदम से पैदा कर देंगे क्या? चुनाव होंगे, इलेक्शन कमीशन होगी, सब होगी। तो तब तक कौन संभालेगा? दैट इज ट्रांजिशनल पीरियड, दैट इज संक्रमण काल। जब तक तरीके से आप जैसा कानून में लिखा है उसको अडॉप्ट नहीं कर लेते तब तक व्यवस्थाएं कैसे चलेगी? दैट इज संक्रमण काल। तो इन्होंने भी कहा कि आप टीपी को एकदम से हम इधर से ऐसा कर देंगे तो एकदम से अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, तो आप कुछ समय के लिए अपने कानून चलाइए,
देन आफ्टर आपको ही ये पावर दी कि जब आपको लगे कि हम अब नए कानूनों के लायक हो गए हैं, उस दिन नए कानून अपने पे लागू करने। क्या आप समझ आया? कहाँ लागू होता है? फर्स्ट इंस्टांस पे संपूर्ण भारत सिवाय पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे और पार्ट बी के से। फर्स्ट इंस्टांस। क्या यहां लागू नहीं हो सकता? हो सकता, पर प्रथमतः हमने कहां लागू किया? इनको छोड़कर सब। अब राजस्थान ने अडॉप्ट कर लिया, सबने अडॉप्ट कर लिया, तो उन्हें लगा कि हाँ अब सब सही है। क्लियर? पढ़ रहा हूं वापस। इट एक्सटेंड इन द फर्स्ट इंस्टांस टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द टेरिटरीज व्हिच इमीडिएटली बिफोर द 1st November 1956 वर कंप्राइज्ड इन पार्ट बी स्टेट और इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली। विस्तार प्रथमतः इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है सिवाय उन राज्य क्षेत्रों के जो 1 नवंबर 1956 से अविभजित पूर्व भाग बी राज्यों में या बंबई, पंजाब या दिल्ली के राज्यों में समाविष्ट थे। किंतु ये मैं आपको पहले ही बता चुका, क्या यहाँ की सरकारें, पार्ट बी राज्य की सरकारें, पंजाब, दिल्ली या बॉम्बे की सरकार चाह के अपने ऊपर लागू कर सकते हैं क्या? हमने जबरदस्ती नहीं की इनके साथ। क्यों नहीं की? पंजाब कस्टमरी से चल रहा था, दिल्ली, बॉम्बे अपने लॉज स्टेट बने हुए थे, पार्ट बी वाले अपने रीजनल से चलते हैं, उनमें हम जबरदस्ती करेंगे नहीं। पर क्या वो खुद सरकारें चाह के टीपी अप्लाई कर सकती है क्या अपने पे? होना ही चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए। ठीक है? एटलीस्ट जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है या कंकरंट में भी बहुत ज्यादा मॉडल कानून केंद्र द्वारा बनाए जाना चाहिए ताकि हर राज्य में अलग अलग ना चले। ठीक है? ठीक है। चालू ही नहीं किया मैंने वहां से। हाँ, अभी बंद हुआ है क्या? यहाँ से ही करो तो पहले तो यहीं से बंद है, मुझे यहाँ से। चलिए कहाँ थे हम? But this act or any part thereof may by notification in official gazette be extended to the whole or any part of the state territories by the state government concerned. किंतु इस अधिनियम या इसके किसी भाग का विस्तार उप संपूर्ण राज्य क्षेत्रों या उसके किसी भाग पर संप्रक्त राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती। सरकार चाहती है तो वो वहां पर भी अपने राज्य में भी यह कानून अप्लाई कर सकती। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का कोई दिक्कत यहां तक? गुड। नेक्स्ट दो और बातें अलग से हैं जो अभी तक नहीं पढ़ी, उनके बारे में है, तो एक बार इसको मैं इरेज करता हूं। टीपी ने झगड़ों को रोकने के लिए, क्या करने के लिए? जो पक्षकार ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं उनमें झगड़े बहुत होते हैं। जैसे मैंने आपसे प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ में, मैंने आपको पैसे दे दिए और आप प्रॉपर्टी नहीं दे रहे। मैं कहूंगा पैसे दे दिए, आप कहोगे कब दिए, कहाँ दिए, हमारा तो कांटेक्ट ही नहीं हुआ था। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आया तो उसने कुछ बोला, कुछ एक ट्रांजैक्शन, कुछ एक व्यवहार जिनमें झगड़ों के चांसेस ज्यादा है, हाई है, हायर देन अदर है, उनको इन्होंने बोला सभी व्यवहार लिखित में होंगे। क्या होंगे? मौखिक और लिखित में कोई अंतर आ जाता है क्या सर? क्या? पलटने के चांसेस कम हो गए। मैंने आपको मौखिक ही बोला कि मैं जेडीए का पूरा कोर्स करवा दूंगा आपको, जेडीए के एग्जाम से पहले। क्या कर सकते हो सबूत के तौर पे? सर मेरे साथ एक और बंदी थी, उसके सामने भी आपने कहा था। दोनों को नकार दूंगा मैं, दोनों ही झूठे हो। पर लिखित मुश्किल है। नकार सकते हैं लोग, डिटेल लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर थोड़ा मुश्किल। हाँ या ना? तो लॉ ने क्या कर दिया कि लिखित में होगा। फिर भी झगड़े चल रहे थे तो लॉ ने कह दिया कि साइन होंगे पक्षकार के। क्या होंगे? मैं कह दूं ये मेरा लिखा हुआ ही नहीं है, सर आपके साइन है।
मैं कह दूंगा ये मेरे साइन ही नहीं है, मैंने किए ही नहीं, किसी ने कॉपी किए हैं। तो धीरे धीरे विधि ने कहा कम से कम 2 साक्षी के भी साइन होंगे। आप आजकल कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपने देखा होगा पक्षकारों के तो होते ही होते हैं, कोई बेचते खरीदते हो, नीचे विटनेस के भी होते हैं। आज हम पढ़ेंगे उस बारे में। सर उससे भी झगड़ा हो, विटनेस भी खरीद लूं मैं। जैसे मैंने बोला इन दोनों को किन्हीं को बोला कि मैं जेडी का कोर्स करा दूंगा जेडी के एग्जाम से पहले। सर लिख के दो, हम तो विश्वास नहीं करते आप पे, सर ने लिख के दे दिया। सर साइन करो, साइन कर दी। सर गवाह, 2 गवाह लेके आया मैं, राजेश जी का नारायण जी। अब 2 क्या 4 ले आओ, 5 ले आओ, गवाह आ गए। अब क्या, इन्होंने कहा सर आपने लिख के दिया था। मैंने कहा मैंने तो नहीं लिख के दिया। ये सर आपकी साइन है। मैंने कहा मेरे तो नहीं है। सर विटनेस थे, उनसे पूछ लो आपने किए थे। पूछ लो किए थे क्या मैंने, नहीं किए थे, बात खत्म। इसके लिए सरकार को भी गवाह बनाने लगे और रजिस्ट्रेशन करवाने लगे। क्या करवाने लगे, सरकार का एक नुमाइंदा होगा, वो भी वहां गवाह के तौर पे खड़ा होगा और वो अपना थप्पा लगाएगा कि हाँ भाई मैंने भी ऐसा बोलते हुए, ऐसा कहते हुए, ऐसा लिखते हुए देखा। तो जो जो ट्रांजेक्शन में उस समय 100 रुपए बहुत होते थे। 1882 में 1882 के 100 रुपए आज के कितने, 10,000। 10,000 मार दादाजी 5 रुपया तनखा लागोड़ा। फिर भी 1882 में तो कोनी लागोड़ा अभी ते है। फौज में सैलरी थी 5 रुपए मंथली, बता रहा हूँ, डेली नहीं बता रहा। और पिताजी लगे थे 14 रुपए डेली। 100 रुपए 10,000 ही होते हैं। लाख तो बोलो एटलीस्ट, फेंकनी चालू। तो जब भी वैल्यू ज्यादा होती थी, उस वक्त 100 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, तो इन्होंने बोला 100 रुपए से ऊपर की जो चीजें थी उनका इन्होंने रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया, कंपल्सरी कर, क्या कर दिया, कंपल्सरी। इससे सरकार को रेवेन्यू भी आता। आज आप रजिस्ट्री करवाते हो तो 8% 9% किसको देना पड़ता है, सरकार को। सरकार को क्या आता था, रेवेन्यू भी आता। तो उस संबंध में यहां पर सेक्शन, यहां देखो कुछ ताराएं लिखी हुई है, 54 पैरा 2 एंड 3, सेक्शन 59, सेक्शन 107, सेक्शन 3। 2 एंड 3 लिखा है मेरे तो। ये रजिस्ट्रेशन की धाराएं हैं इसी अधिनियम की। जैसे अगर आपने सेल की है कोई प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, तो लॉ कहता है उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपल्सरी। आजकल लोग बेवकूफों की तरह प्रॉपर्टी भेज देते हैं, स्टाम्प पे भेज देते हैं कि हाँ देखो स्टाम्प पे, स्टाम्प की कोई वैल्यू नहीं है। साफ मना करता है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगर जिस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन विधि द्वारा कंपलसरी बोला गया है, वो बिना रजिस्ट्रेशन के कोर्ट में कागज लेके आते हैं तो कोर्ट उन्हें ग्राह्य ही नहीं करेगा, ये तक लिखा हुआ है। हालांकि हमारे कोर्ट भी उनको ग्राह्य करते हैं, ये एक अजीब बात। जबकि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो और विदाउट रजिस्ट्रेशन कोर्ट के समक्ष लाया जाता है तो स्पष्ट मना है कि कोर्ट उनको एक्सेप्ट नहीं करे। आई थिंक रजिस्ट्रेशन की 49 या 59 ऐसा कुछ धारा है, ठीक है। ये 54 क्लोज टू 3 किसका रजिस्ट्रेशन है, सेल करते हो तो उसका है। फिर है 59 मॉर्टगेज का रजिस्ट्रेशन है। फिर है 107 लीज का रजिस्ट्रेशन है। और फिर है गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन। तो बोला राज्य सरकार को ही तो रेवेन्यू आता है, तो राज्य सरकार चाहे तो अपने अपने एरिया में ये कह सकती है कि हमारे यहाँ आप भले ही सेल करो, रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता, जिन जिन सभी पूरे भारत पे ये लागू है। जो भी राज्य ये चाहता है हमारे पे टीपी तो लागू है पर हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होना चाहिए, तो वो हटा सकता है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतनी सी बात है, क्लियर।
और कोई भी राज्य अपने द्वारा प्रशासित राज्य क्षेत्रों के किसी भाग को निम्नलिखित सब उपबंधों में से या उनमें से किसी से, चाहे वे भूतलक्षी प्रभाव से हो या भविष्यलक्षी से, छूट शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर देश की कौन सी धाराएं हैं? 54 का पैरा 2-3। क्या समझ आई क्या बात, क्या कहना चाह रहा हूं? रजिस्ट्रेशन जब आप करवाते हो तो उसका सारा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। किसके पास जाता है? तो राज्य, सभी राजस्थान पे ये एक्ट लागू है, सब पे ये लागू है, अब तो सब पे लागू है लगभग। राज्य सरकार चाहे तो कह सकती है मेरे राज्य में कि मैं किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की रजिस्ट्रेशन वैल्यू यानी रजिस्ट्री चार्जेज नहीं लूंगा, आपकी इच्छा है। मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो मैं राज्य हूं, मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता। इसका प्रावधान रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी दे रखा है। रजिस्ट्रेशन एक्ट भिड़ते ही ये कहता है कोई भी राज्य सरकार, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी पूरे इंडिया का है, कोई भी राज्य सरकार अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट के लागू होने या नहीं होने के बारे में प्रबंध कर सकती है कि मेरे यहाँ लागू ही नहीं होता तो वहां रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू नहीं होगा। और जहां रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू नहीं है वहां ऑफकोर्स धारा 54(2)(3) 59(107) लागू होगी नहीं। और जहां रजिस्ट्रेशन लागू भी है तो भी वो सरकारें ये मना कर सकती है कि हमारे यहाँ ये धाराएं लागू। कोई दिक्कत है क्या इसमें? वापस पढ़ देना। एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम by notification in the official gazette exempt either retrospectively or prospectively any part of the territories administered by such state government from all or any of the following provision, namely section 54 para 2 and 3, 59, 107, 123, 123। क्लियर? अगला प्रोवाइडेड आप पहले से जानते हैं, मैंने अभी अभी बोला रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी शुरुआती तौर पे एक धारा है जो कहती है राज्य सरकार चाहे तो अपने यहां से रजिस्ट्रेशन एक्ट पूरा का पूरा इन्फोर्समेंट हटा सकती है कि मेरे राज्य में लगेगा ही नहीं। सिर्फ ये धाराएं नहीं, पूरा एक्ट ही नहीं लगेगा, तो वहां भी ये धाराओं के प्रावधान लागू नहीं। भाई बस इस धारा के पूर्ववर्ती भाग में किसी बात के होते हुए भी धारा 54 पैरा 2-3, 59, 107, 123 का विस्तार किसी ऐसे जिले या भूभाग पर न होगा, न किया जाएगा जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के प्रवर्तन से उस अधिनियम की प्रथम धारा द्वारा प्रदत्त राज्य सरकार की शक्ति के अधीन या अन्यथा तत्समय। वहां राज्य सरकार को ये शक्ति है सेक्शन 1 में ही, वो चाहे तो अपने किसी भी एरिया को कह सकती है कि पूरे राज्य को भी कह सकती है, किसी जिले को, किसी भूभाग को कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन लागू। तो जब रजिस्ट्रेशन ही लागू नहीं है तो इस एक्ट की धारा 54 पैरा 2-3 जो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कहती है 59, 107 ऑफ कोर्स ये भी लागू नहीं होगी। क्लियर? ये था आपकी धारा 1। शॉर्ट टाइटल संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, कमेंसमेंट 1 जुलाई 1882, लागू होता है प्रथमतः संपूर्ण भारत पे सिवाय पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे और पार्ट बी के स्टेट। अपवाद राज्य सरकार चाहे तो इन एरिया पे भी अपने अपने एरिया पे ये एक्ट लागू कर सकती है। सेकंड अपवाद, राज्य सरकार चाहे तो धारा 54 क्लोज 2-3, 59, 107, 123 के प्रावधान जो रजिस्ट्रेशन को लेके है कह सकती है हमारे राज्य में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता, ये इस एक्ट में पावर है। और एक पावर रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 1 में भी है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने किसी जिले में रजिस्ट्रेशन एक्ट के अप्लाई होने को रोक सकती, और जहां रजिस्ट्रेशन एक्ट ही अप्लाई नहीं है वहां टीपी की भी धारा 54, 2-3, 59, 107, 123 अप्लाई। अब इन धाराओं से एक चीज और आपको कहना चाहता हूं, प्रीलिम्स और इंटरव्यू की फेवरेट धाराएं हैं ये जो यहाँ 54 क्लोज 2 and 3, 59, 107, ये 100% टीपी में पूछी जाने वाली धाराएं जब हम अंदर से पढ़ेंगे। चले आगे, टीपी में क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं, पता नहीं क्यों। सेक्शन 1 में कोई दिक्कत? पक्का? आइए देखते हैं सेक्शन 2। रिपील ऑफ एक्ट्स, सेविंग ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स, इंसिडेंट्स, राइट, लाइबिलिटीज, एक्शन। दो चीजें हैं यहाँ। कुछ अधिनियम हमने, चूंकि टीपी आ गई, टीपी आई क्यों थी? ब्रिटिश कॉमन लॉज, फलाना ढिगट, इधर उधर की हजारों चीजें, कोई रीजनल एक्ट लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है, तो टीपी आई थी उन्हें हटा के खुद आने के लिए कि सब जगह एक कानून हो। तो सबसे पहले धारा 2 में हम पढ़ेंगे रिपील ऑफ एक्ट्स, कि जो पहले जो कानून चलते थे वो सारे हट जाएंगे सर, कुछ पूरे हट जाएंगे, कुछ की कुछ धाराएं हट जाएगी, वो हम पढ़ेंगे।
यहां तक कोई दिक्कत? इधर देख लो, कुछ नहीं है उसमें। दूसरा, कुछ पहले की चीजें भी चलती रही, जैसे टीपी आने से पहले किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया प्रॉपर्टी ट्रांसफर का, और वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा किया है वो टीपी से विरुद्ध में नहीं जा रहा, टीपी के कानूनों से, भले ही बनाया पुराने कानून के अकॉर्डिंग है, परंतु टीपी से उसमें कुछ विरुद्ध नहीं है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट पालन करवा सकते हैं अभी? करवा सकते। टीपी आने से पहले ही प्रॉपर्टी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ट्रांसफर भी हो चुकी है, तो आप खरीद चुके, मैं बेच चुका। क्या टीपी आने बाद नहीं नहीं जितने आज तक ट्रांसफर हुए हैं सब कैंसिल होंगे, अब टीपी के अकॉर्डिंग होंगे, ऐसा है? नहीं। तो दो चीजें हैं धारा 2 में, समझ पा रहे हैं? पहली, जितने भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट क्या, जितने भी पुराने एक्ट हैं वो हम अब से क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब पुराना एक्ट, आज की तारीख के बाद पुराना एक्ट नहीं लगाओगे। दूसरा, कुछ चीजें हैं जो है पुरानी पर अभी भी लागू होती रहेगी। या तो ये कारण है कि पहले ही सब कुछ हो चुका, या ये कारण है कि पहले सिर्फ कॉन्टेक्ट हुआ है पर वो असंगत नहीं है टीपी से, तो हमें कोई पंचायती नहीं। पढ़े? आइए, बच्चे यही हिम्मत तोड़ देते हैं। धारा 2, मैक्सिमम धारा 3 और 4 आते आते तो प्राण त्याग देते हैं कि टीपी बढ़न दो। अपने को ऐसा एक क्षण भी प्रतीत हो आपको कि हाँ सर कुछ अलग जा रहा है, उसी वक्त रोक लीजिए। ऐसा टीपी करेगी जन्म जन्मांतर याद रहे। इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, हमें पता है कहां लागू होता है, संपूर्ण भारत पे, इनको छोड़ के पता है ना। फॉर द टाइम बीइंग द इनैक्टमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल हेयरटू annexed shall be repealed to the extent therein mentioned। इस एक्ट के आते ही उन जगहों पे, उन क्षेत्रों में जहां पर ये एक्ट लागू होता है, पीछे शेड्यूल में दिए गए एक्ट या तो पूरे या जितना पीछे लिखा है उतना खत्म हो जाएंगे। जंप मारो शेड्यूल में, एक्ट खत्म होते ही लास्ट में क्या है, धारा 137 खत्म होते ही लास्ट में क्या है, याद नहीं करनी, मैं तो एक आइडिया दे रहा हूं आपको क्या लिखा। कुछ देखो कानून थे, 27 हेनरी 8 C10, ये कानून है। पहले कानून जैसे एक्ट नंबर 4 ऑफ 18 ऐसे बोलते हैं ना, तो पहले ऐसे बोलते थे। 27 हेनरी किसने बनाया था? हेनरी ने बनाया था। हेनरी कौन सा? हेनरी अष्टम ने बनाया था। 13 एलिजाबेथ, है ना। C5 27 एलिजाबेथ, C4 4 विलियम्स एंड मैरी, C16। ये सारे कानून आगे देखो, एक्सटेंड ऑफ रिपील द होल द होल द होल द होल, पूर्ण पूरे के पूरे ही क्या है, खत्म। ये ब्रिटिश कानून पहले लागू होते थे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर। जिस दिन टीपी आया उस दिन से जहां जहां टीपी लागू, अभी भी बॉम्बे और दिल्ली पे ये लग रहे हैं 1882 में, बता रहा हूं, क्योंकि उनके पास स्टेट के पहले से लेजिस्लेचर थे। हम कहां की बात कर रहे हैं? जहां पे ये एक्ट लागू होता है वहां ये एक्ट तय है खारिज। आज के समय में क्या दिल्ली मुंबई में लग रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, जब एक्ट बना तब की बातें कर रहा हूं। तो ये तो क्या हो गए, पूरे के पूरे ही, ये चारों कानून पूरे के पूरे उड़ गए। फिर आगे देखो, एक्ट्स बाय गवर्नर जनरल इन काउंसिल, वो थे ब्रिटिश बनाए हुए, और ये कहां के बनाए हुए हैं? भारत में आके बनाए हुए कानून है। एक्ट नंबर 9 ऑफ 1842, लीज एंड रिलीज, पूरा का पूरा भाई लीज के लिए हमने प्रावधान कर दिया, चैप्टर नंबर 5। भूमि के अंतरण के ढंग, एक्ट नंबर 31 1954, उसकी केवल धारा 17। एक्ट नंबर 11 और 1855, अंत का मीन मेन से प्रॉफिट, धारा 1 में से ये रिपील करना है, तो ये लिखा हुआ है कितना कितना, ये पूरा नहीं है, जितना हमने लिखा है उतनी चीजें क्या हो जाएगी। और लास्ट पढ़िए रेगुलेशन, कुछ रेगुलेशन भी है बंगाल के, बॉम्बे के। ये रेगुलेशन भी अगर बॉम्बे अप्लाई कर लेता है तो बॉम्बे का ये रेगुलेशन रिपील हो जाएगा। जब तक अप्लाई नहीं करता है इस एक्ट को तब तक बॉम्बे पे कुछ भी लागू नहीं, हम पढ़ गए हैं, पर अप्लाई कर लेता है तो ये था आपका शेड्यूल। रटना है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, समझना है। सेक्शन 2 की पहली लाइन समझ आई? ये एक्ट जहां जहां लागू हुआ है 1 जुलाई 2082, जहां जहां तत्पश्चात राज्य सरकार कहने पे लागू होता रहा है,
वहां पर स्टैचू एक्ट और रेगुलेशन जो पीछे शेड्यूल में दिए गए हैं, जितने हद तक बोला गया उतने वहां पर अब लागू होना बंद हो गए। वहां पर वो लागू नहीं होंगे, अब क्या लागू होगा? टीपी। यानी टीपी ने उन्हें रिपील तो सब जानते हैं, निश्चित कर दिया। पिछले एक्ट को खत्म कर देना और नया एक्ट आने को क्या बोलते हैं? रिपील कर देना, निश्चित कर देना। पिछली चीज को क्या कर दिया हमने? खाली। अब ये जो पीछे एक्ट उक्ट लिखे हुए हैं, ये सब क्या हो गए हैं? खत्म हो गए हैं। अब उनकी जगह क्या लग रहा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। कोई दिक्कत? आगे चलो। किंतु एतस्मीन अंतर्विश कोई भी बात निम्नलिखित पर प्रभाव डालने वाली नहीं। तो पहले हमने रिपील क्लोज दे दिया, अब ये है सेविंग क्लोज। यानी सेक्शन 2 में रिपील क्लोज भी है और सेविंग भी है, ये हट जाएंगे और इन पे टीपी आने का कोई प्रभाव नहीं पड़े। किन पे नहीं पड़ेगा सर? पहला, द प्रोविजन ऑफ एनी इनेक्टमेंट नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली रिपील। कुछ अधिनियम के प्रावधान, जैसे कॉन्ट्रैक्ट इससे पहले चला आ रहा है, क्या पीछे बोल रखा है कॉन्ट्रैक्ट में? पार्टनरशिप। क्या पीछे लिख रखा है? पार्टनरशिप के प्रावधान खत्म हो। सर पार्टनरशिप पहले का थोड़ी, 1992 पहले का ही है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ का है। क्या इसमें लिख रखा है रिपील हो जाए? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या लिख रखा है? रिपील हो जाए। जिन अधिनियमों के पीछे नाम नहीं लिखे हुए हैं उन पे टीपी कोई प्रभाव, वो तब भी चल रहे थे, वो आज भी चल रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। कोई दिक्कत पहले क्लोज में? दूसरा, किसी संविदा के या संबंधी संगठन के कोई निबंधन या प्रसंगतियां जो इस अधिनियम के उपबंधों से संगत है और तत्समय परत विधि द्वारा अनुज्ञात। कॉन्ट्रैक्ट 1882 से पहले हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पुरानी विधि के अनुसार हो रखा है, तो विधि तो पुरानी खत्म हो गई है, पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट पुरानी विधि के अनुसार हो चुका है वो इस टीपी से कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं है। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट चलायमान है? जब इस टीपी के प्रावधानों से विसंगत नहीं भी है तो 1882 के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहे। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत आपको? कोई क्या हो गया? तो घनी ठंड है ईशो के आप बर्फ में थोड़ी जीना। द प्रोविजन ऑफ एन इनेक्टमेंट नॉट हेयर बाय एक्सप्रेस रिपील, पीछे रिपील दे रखा है शेड्यूल में, कुछ एक्ट लिख रखे हैं, कुछ स्टैचू लिख रखे हैं, कुछ रेगुलेशन जिनके नाम वहां नहीं लिखे हुए, वो सब रिपील नहीं है। इसमें क्या जी सबसे सो रहा है? चले आगे। दूसरा हो गया। तीसरा, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व गठित किसी विधिक संबंध से उत्पन्न कोई अधिकार या दायित्व है। पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुके, पालन भी हो चुके। मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दिया, पहले प्रॉपर्टियां बिक चुकी पुराने एक्ट के हिसाब से, अब नया एक्ट आ गया तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, पुराने सारे ट्रांसफर कैंसिल करो नए एक्ट के अनुसार। नहीं सर, पुराना हो चुका, अब क्या दिक्कत है? नए जो एक्ट होंगे, नए जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उन पे आप पंचायती करो, पुराने हो गए, ट्रांसफर ही हो गए, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और लास्ट, इस अधिनियम की धारा 57 और अध्याय 4 द्वारा उल्लंघित के सिवाय, 57 में कोर्ट को इंटरफेयर का पावर दिया है, बाकी आपको पता है, ये पहले से ही पता है। बाय बाय एक्ट ऑफ पार्टीज पे ही तो लागू है ये। बाय इफेक्ट ऑफ लॉ लागू है क्या? बाय कोर्ट ऑर्डर लागू है क्या? ये कह रहा है। पढ़ो इसको क्या बोल रहा है। इस अधिनियम की धारा 57 या अध्याय 4, यहां पंचायती दे रखी है कोर्ट को, उनको छोड़ दो। यथाबंधित के सिवाय, मैंने ये बात कहना चाह रहा है, कहां ये एक्ट लागू नहीं है? सेविंग क्लोज ही तो पढ़ रहे हैं। विधि की क्रिया द्वारा, यानी बाई इफेक्ट ऑफ लॉ जितने भी ट्रांसफर हो रहे हैं ये अधिनियम लागू नहीं होगा। या सक्षम अधिकारिता युक्त न्यायालय की डिक्री आदेश के द्वारा, कोर्ट के ऑर्डर द्वारा या कोर्ट के ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के द्वारा जितने भी ट्रांसफर हो रहे हैं उस पे ये एक्ट लागू नहीं है। ये एक्ट पंचायती नहीं करेगा। हेलो, कोई दिक्कत? क्या हो, कहां थे अभी आप? पहला, जिन को आपने पीछे नाम नहीं लिखा है वो बिल्कुल भी क्या नहीं होंगे, उनपे ये इफेक्ट नहीं डाल। भाई रिपील उन्हीं को कर रहे हैं जो शेड्यूल में है, जो शेड्यूल में नहीं है उन पे फर्क नहीं है, कोई दिक्कत पहले में। दूसरा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हुए पहले हैं पर अभी तक पालन नहीं हुए, तो पालन हिसाब से टीपी लगने के बाद तो नए टीपी के अनुसार होना चाहिए, पर ये बोल रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो पहले चुके हैं
पालन अभी तक नहीं हुए, परंतु वो टीपी के अगेंस्ट नहीं है, तो क्या दिक्कत है? टीपी के कोई रूल्स, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो उन्हें पालन करवा सकते हैं। तीसरा, ऐसे ट्रांसफर जो हो ही पहले गए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, सारा काम ही हो चुका, कॉन्ट्रैक्ट भी पहले हुए, ट्रांसफर भी, सब कुछ काम पहले ही हो चुका है, सारा सिलसिला निपट चुका है। अब आप टीपी आने बाद कहते हैं कि नहीं, वो ट्रांसफर तो यार अलग लॉ से हुआ था, टीपी के अनुसार होना चाहिए, काम नहीं चलेगा। और चौथा, इफेक्ट ऑफ लॉ से ट्रांसफर हो रहे हैं, कोर्ट के आदेश से, कोर्ट की डिक्री से, कोर्ट के एग्जीक्यूशन ऑर्डर से हो रहे हैं, सिवाय धारा 57 और वहां कोर्ट को पंचायती दे रखी है, उनको छोड़कर कहीं भी विधि द्वारा होने वाले ट्रांसफर, कोर्ट के ऑर्डर द्वारा होने वाले ट्रांसफर पे ये लागू। अब बोलो क्या दिक्कत है? बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं। कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, इससे अगर कोई इशू आ तब क्या सॉल्व किया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट पहले देगा उसके हिसाब से तो सॉल्व जैसा कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है उन्हीं के आधार पे सॉल्व करेंगे। ये यही कह रहा है, पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन है और वो अभी वाले लॉ से कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं है सर। अभी लॉ कहता है कि मैंने आपको जैसे जमीन बेची, तो मैं ये शर्त नहीं लगा सकता कि आप इसे एक्स को नहीं बेचोगे या किसी को नहीं बेचो, मैं शर्त नहीं लगा सकता। अभी क्या कहता है? हो सकता है पहला ऐसी शर्त अलाउ करता हो और लगाई हो, तो कॉन्ट्रैक्ट असंगत हो गया है अभी के टीपी से, तो वो लागू नहीं होगा। और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जिसमें टीपी का कोई वायलेशन नहीं है, तो लागू हो जाएगा, सिंपल। चले आगे, वापस पढ़ लो भाई, तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो वापस पढ़ रहा हूँ शुरू से। इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड फॉर द टाइम बीइंग, द इनेक्टमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल हेड टू अनेक्स शैल बी, जो शेड्यूल में दे रखे केवल वही क्या होंगे? रिपील होंगे। चले आगे, to the extent therein mentioned but nothing herein contained shall be deemed to affect, पर इस बात में लिखी हुई कोई बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी 7 क्लोज कहाँ? द प्रोविजन ऑफ इनेक्टमेंट नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली, जिनको एक्सप्रेसली रिपील्ड नहीं किया है। दूसरा, एनी टर्म्स और इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी विच आर कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड आर अलाउड बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन, उस लॉ द्वारा भी सही थे और अभी के टीपी के संगत भी नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट चलते रहेंगे। तीसरा, एनी राइट, और कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही है, एनी राइट और लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशन कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर दिस एक्ट, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, राइट लाइबिलिटी एक दूसरे में क्रिएट हो चुके हैं इस एक्ट के आने से, तो तब तो ये एक्ट पंचायती करेगा ही नहीं ना, पहले ही हो चुका सब कुछ। into force or any relief in respect of any such right, और भले ही एक्ट इनकंसिस्टेंट भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ट्रांसफर ही कब हो चुके हैं? कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, केवल क्या हो चुके हैं? राइट ही एक दूसरे में अराइज हो चुके हैं, ये एक्ट पंचायती नहीं करेगा। और लास्ट, सेव एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 57 एंड चैप्टर 4 ऑफ दिस एक्ट, ये पहले से बता आपको, बाय ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ, भाई पंचायती नहीं है ना, एक्ट ऑफ पार्टीज पे ही तो पंचायती इस एक्ट की, ट्रांसफर ऑफ लॉ पे नहीं है। और इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट, उस पे भी ये लागू। नथिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है सेक्शन 2 से, दैट इज इस अधिनियम के दूसरे अध्याय की, पूरा अधिनियम नहीं, इस अधिनियम के दूसरे अध्याय की कोई बात मोमडन विधि के किसी नियम पर प्रभाव डालने वाली। अरे यहाँ आगे भाई, केवल कौन सा अध्याय? अध्याय 2, जनरल प्रोविजंस, साधारण सिद्धांत। अगर वो सिद्धांत मोमडन लियो के किसी प्रावधान से असंगत है तो लागू नहीं हो। सेल लागू होगा, जी हाँ, चैप्टर 3 है वो। मोर्टगेज लागू होगा, हाँ। चैप्टर 5 लीज लागू होगा, जी हाँ। चैप्टर 6 एक्सचेंज लागू होगा, जी हाँ। चैप्टर 7 गिफ्ट लागू होगा, जी नहीं। गिफ्ट में भी अलग से लिख दिया है कि मोमडन लॉ में ठीक है, लागू नहीं होगा, हिबा लागू होता है। और लास्ट वहां होगा। तो यानी अध्याय 2 और अध्याय 7 में वर्णित प्रावधान मुस्लिम विधि पे प्रभाव डालने वाले नहीं समझ। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 2 का ये सबसे लास्ट क्लोज, इसको जितने स्टार लगाते हो कम है, नहीं लगाते हो तो
नंबर कम आ जाएंगे और क्या। एंड नथिंग इन सेकंड चैप्टर ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ मॉमडन लॉ। कारण समझ पा रहे होंगे आप शायद। नहीं समझ पा रहे? कारण बताऊं, यूसीसी क्यों लागू नहीं हो रहा है? क्या कारण? ठीक है, 1955 में हमारे ऊपर यानी हिंदुओं पर लागू किए गए हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, तब भी कस्टमरी लॉ से हिंदू चल रहे थे। हिंदू जनसंख्या भी ज्यादा थी, उनके भी चेंज किए गए। मुश्किल है, एकता है, विरोध है, और सबसे ज्यादा रूमर बहुत जल्दी फैलता है, बहुत जल्दी। सीए लागू हुआ, लोगों ने, कुछ लोगों ने बात फैला दी कि पाकिस्तान भेज देंगे आपको, बाहर निकाल दें भारत से, तो सब रोड पे आ गए सच्ची में। आपका सामाजिक नेता वो नहीं जो आपको बरगलाकर अपना राजनीतिक फायदा उठाए। रिकॉर्डेड क्लास है, वरना मैं आपको बोल पाता ये बातें। मैं ऐसे इंसिडेंट देख चुका हूं कि मोमडन वोटर्स एक आदमी के कहने पे एक तरफ जाते हैं, और वो लोग 50-50, 1-1 करोड़, 50-50 लाख रुपए, 10-10 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए, 100-100 करोड़ रुपए एक एक आदमी सिर्फ इसलिए ले लेता है कि मैं मोमडन वोटर की जिम्मेदारी लेता हूं, और वो सच में सारे मोमडन वोट उधर वोट पड़ते हैं। आपको लगता है वो आपके हितैषी है, बाहर आके दो बातें आपके समाज के बारे में बोल दी, दूसरे समाज को गालियां निकाल दी, आपको लगेगा नहीं यही आदमी है हमारा। तो आपका आदमी वो है जो आपको सच्चाई से रूबरू कराए, आपका आदमी वो है जो आपको सच का आईना, क्या सही है वास्तव में आपके लिए, क्या गलत है वास्तव में आपके लिए, वो दिखाए। ना कि वो जो आपकी भीड़ का फायदा उठाकर लोगों से पैसे खा के अपनी जेब गर्म करे। तो यहाँ बहुत ज्यादा चलता है ये रूमर्स, बहुत अच्छी तरीके से फैलते हैं। एक ढंग का आदमी कह दिया तो हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। ना क्या लकीर का फकीर बनना है यार, खुद का दिमाग अप्लाई करो, क्या दिक्कत है। चलिए, तो मोमडन्स लॉ पे उस वक्त लागू करना अंग्रेजी सरकार को, वही वही सेम ही कहानी है। पार्ट बी की स्टेट पे क्यों नहीं लागू किया, वही सेम ही कहानी है। विरोध नहीं सहन कर सकते थे वो लोग। वो क्या, दूध का जला छाछ भी, दूध जल चुका था 1857 में, दूध से मुंह बढ़ चुका था, अब छाछ है ये। पर ये भी फूंक फूंक के पी रही है सरकार, तो उन्हें पता है कब भी विरोध। आपको लगता है अब नेपाल की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ उल्टा करेगी? जो अभी सत्ता में, उन्हें पता है कि 2 मिनट लागे लाइया कर दे, ध्यान नहीं उन पर, है ना? राइट। तो मोमडन विधि के किसी नियम पे प्रभाव नहीं। चले आगे, सेक्शन 2 तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बोलिए, खुला बोलिए, और ये भूलोगे नहीं जो जो मैंने बातें बताई है। घर जाते ही इनके एग्जाम्पल लिखने हैं, नहीं तो टीपी वैसी की वैसी मिलेगी आपको थोड़े दिन बाद। अल्लाह ओके क्या है, सेम हालात हो जाएंगे वापस। घर जाते ही आपको एक एक चीज का एक्सप्लेन भर दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हर एक लाइन के बारे में लिखना है, वहां फर्स्ट इंस्टेंस लिखा है तो वहां लिखना है, क्लियर करना है। पंजाब के ऊपर लिखना है कस्टमरी लॉ, बॉम्बे दिल्ली पे लिखना है स्टेट कॉडिफाइड लॉ, पार्ट बी के स्टेट पे कि भाई इनसे पंगा नहीं ले रहे थे, ट्रांजिशनल पीरियड के लिए बोला कि आप अपने अलाउ करो। हर जगह हर चीज लिखनी है आप, नहीं तो ये टीपी वैसा वैसा मिलेगा वापस, अगर 1 महीने बाद पढ़ोगे। ये वही टीपी है जो हमें कभी आया ही नहीं था, और आप ये कहोगे हमें सर ने पढ़ाया था तो समझ ही नहीं आया था, आप ही कहोगे ये बात। समझ आया था पर हमने घर जाके वापस, और घर जाके का क्यों क्यों कह रहा हूं, अभी आप कुछ भी लिख लोगे, घर जाके पढ़ के लिखोगे ना, तो वापस वो चीजें रिवाइव होगी, तो फिर आपको समझ आएगा वास्तव में लिखना है। अभी तो जल्दीबाजी ये लिख लोगे, फिर वो लिखा हुआ भी भूल, कई बार आपके बाद ये भी तो होता है,
नोट्स के साइड में कुछ अपनी बात लिखी, वही भूल गए क्या लिखा है। ये क्या फालतू बात लिखी है मैंने, एग्जाम्पल भी लिखा है वो। और जब लिख रहे होते हो कि मेरे को तो समझ आ जाएगा ये तो, ये देखते ही तो समझ जाऊंगा मैं। और जब पढ़ रहे होते हो कि यार क्यों लिखा है, और अब समस्या क्या, किसी और से नहीं पूछ सकते, लिखा खुद ने, खुद की भाषा में लिखा है, मैं तो समझ ही जाऊंगा, खुद ही नहीं समझ रहे दूसरा तो भूल ही जाओ। क्लियर लिखो, है ना। चलिए सेक्शन 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अनंत क्वेश्चन आते हैं यहां से। शांति। सेक्शन 3, इंटरप्रिटेशन क्लोज, वेरी इंपॉर्टेंट। सुन पा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। In this act, unless there is something repugnant in the subject or contents, आगे कहीं कुछ खुद ने ही अलग लिखा है बैरक ने, तो बात अलग है। बाकी ये जो नीचे हमने शब्द दे रखे हैं, अगर इस एक्ट में इन शब्दों का कहीं भी उपयोग होता है तो उसका मतलब यही समझिएगा जो हमने बताया। आप क्या समझते हैं फर्क नहीं पड़ता, आप उन शब्दों का अर्थ वही समझेंगे जो एक्ट बता रहा है। क्लियर। पहला वर्ड, और ये बिल्कुल भी अल्फाबेटिकली, उस वक्त अल्फाबेटिकली नहीं लिखे जाते थे। सुन पा रहे हैं, उस वक्त कुछ अधिनियम तो आपको ऐसे दिखेंगे जो शब्द जब यूज हो रहा है तब लिखा जा रहा है। समझ गए, जैसे पूरा एक्ट बना दिया, एक्ट की धाराएं हो गई सारी, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ एक्ट कैसे लिखे जाते थे। तो फिर एक्ट पढ़ने बैठे, अच्छा ये शब्द आया है इमूवेबल, अच्छा इसका अर्थ तो समझाना पड़ेगा बच्चों को, तो पहली धारा वाला खंड खाली छोड़ा हुआ है, उसमें पहली धारा क्या लिख दी, इमूवेबल। फिर आगे चले, अब क्या शब्द आया है, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट से समझ नहीं आएगा, ऐसे लिखते थे। अभी तो हमारे नए एक्ट बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, क्यों इजी है उनके लिए अल्फाबेटिकली लिखना, क्यों कॉपी पेस्ट करते हैं। अब एक्ट क्या करना है, जैसे मैं राजस्थान सरकार हूं, मुझे कोई कानून बनाना है, तो देखूंगा यूपी में बनेडो है, एमपी में बनेडो है, कटे बनेडो डाल चट मंगनी पट ब्याह, अपना थोड़ा बहुत मिक्सर डाल के। इंडिया लेवल पे कानून बनाना है तो विदेश में घूमूंगा, कानून बना। इंडिया में एक SC ST को छोड़ के खुद से बनाया हुआ हमारा कोई कानून है ही नहीं। नहीं समझ रहे मेरी बात में, फिर रिपीट करता हूं, एकमात्र कानून SC ST कानून है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। बाकी सारी कानून, ऐसा तो है नहीं हमने पहले सोच लिए ये कानून बनाना है, सारे कानून पहले कहीं बन चुके हैं, फिर हमने क्या किए हैं, फिर हमें प्रायोरिटी में तो कहीं नहीं थे, तो हमने कहीं ना कहीं से क्या किए हुए हैं, एक SC ST है जो खुद का बनाया हुआ है। कि वो कहीं प्रावधान और कहीं है नहीं। हाँ शाम को हमें 8 का इतिहास को बोल रहे हो, तुमको टाइम बता रहे हैं 7 बजे का टाइम। कहाँ थे हम, गांड से जस्ट पहले SC। उसके अलावा हम कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं, तो अब तो क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली सब लिखा हुआ है, या पहले बना हुआ है उसको वापस से क्या कर दिया, उसे हटा के नया कर दिया, तो हमें पता है कौन सी धारा है। RTP हटा के नया TP लाएंगे तो अल्फाबेटिक कर सकते हैं। जैसे एविडेंस हटा के BS से लेके आए, अल्फाबेटिकली कर दिया, तो पहले से एविडेंस में थी धाराएं लिखी हुई, डेफिनेशन लिखी हुई थी, तो अल्फाबेटिकली कर पाए नहीं, आपने पार वाली बात कर। तो ये अल्फाबेटिकली नहीं है, ये ध्यान रखना, मर्जी से चल रहा है। पहला इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी नेगेटिव डेफिनेशन दे रखी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है जल्दी बताओ। स्थावर संपत्ति क्या होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं की जा सकती। पर इन्होंने क्या बोला, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। 3 चीजें इमूवेबल में नहीं आएगी, ये बोला इन्होंने। कौन सी 3 चीजें नहीं आएगी, खड़ा कास्ट, ग्रोइंग क्रॉप्स उगती फसलें, और घास। क्यों, हाथ ऊपर करिएगा जो जो बता सकता है, 1 2 3। हाँ हटाए तो इस मकान को भी जा सकता है। नेक्स्ट,
हाँ राजेश जी। पर बच्चों का रहते हैं फिर उनको काट के वो पैसे भी निकला हम्म। इनका यही तभी है जब इनको जो अटैच लैंड है उससे हटा दिया जाए इसी तरीके से। प्रॉपर्टी रहेगी तो प्रॉपर्टी सेल वर्ड यूज सही नहीं है। सेल तो अब एसी भी मूवेबल ही होती है, पर अभी ये सी मूवेबल है फिलहाल। ये गेट मूवेबल में सेल होता है। सही हो आप लोग, पर शब्दों का उचित चयन सही नहीं कर पाए। बाकी हो एकदम सही, कंसेप्ट वाइज सही। यहाँ इमोल प्रॉपर्टी को सब्जेक्टिव नहीं देखते हुए ऑब्जेक्टिव देखा है। मूवेबल मूवेबल को ऑब्जेक्टिव देखा है, ना कि सब्जेक्टिव। जब तक, एग्जांपल ले रहा हूं पहले इसको अंतर, जब तक एसी दुकान पे पड़ी है तब तक मूवेबल है, लगने के बाद इमूवेबल। अभी इसका काम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, कहीं लग के हवा देना है। तो ये जब तक बाहर है तब तक मूवेबल है, लगने के बाद ये इमूवेबल। इधर आइए, अब इन्होंने तीन चीजें, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और स्टैंडिंग टिम्बर होते हैं जैसे बांस की लकड़ी, रोइडा की लकड़ी, शीशम की लकड़ी। ये पेड़ फल नहीं देते हैं, ऐसे पेड़ जो फल नहीं देते हैं, है ये पेड़ ही, पर ये फल नहीं देते। इनका उपयोग उपयोग इनका उपयोग कटने के बाद ही होना है। इनका उपयोग खड़े खड़े इनका कोई उपयोग नहीं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट क्या है उसका, उसको उगाने का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या इमूवेबल रखना ऑब्जेक्ट है उसका। वो हमेशा ही एक ना एक दिन उसका ऑब्जेक्ट ही क्या है, वो मूवेबल के तौर पे ही काम में ली जाएगी, उपयोग ली जाएगी। इसलिए उगती फसलें क्या करोगे, फसल उग गई खत्म हो गई, इसलिए बोला ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स नहीं बोला, क्रॉप्स कटने के बाद होती। ग्रोइंग क्रॉप जो लगी हुई है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, कटना और बिक के फिर यूज लेना। ग्रास इन सब का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट देखा है, ये है इमूवेबल, धरती पे रूटेड है, परंतु इनका ऑब्जेक्ट धरती पे रहना नहीं है। ये एट लास्ट इनका काम क्या है, कहीं ना कहीं यूज आना है। वो मूवेबल होके यूज आ सकती है, इमूवेबल होके यूज। तो इनको हमेशा ही क्या मान लिया गया, इनको हमेशा ही क्या मान लिया गया, मूवेबल मान लिया गया। ये इमूवेबल, भले ही ये जमीन में लगा हुआ हो, रोइडे की लकड़ी भले ही जमीन में रोइडा का पेड़ लगा हुआ हो, पर वो हमेशा ही क्या माना जाएगा, मूवेबल ही माना जाएगा। इमूवेबल माना ही नहीं जाएगा। उसमें नियम मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लगेंगे, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वाले उसमें प्रावधान लगेंगे। इमूवेबल यानी सोगा लगेगा, ना कि टीपी। वैसे ही अलग अलग जजमेंट से हम पढ़ेंगे, मीन क्षेत्र पानी के जहां मछलियां हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया। क्या माना गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया। रेंट आ रहा है किसी प्रॉपर्टी से, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया कोर्ट के जजमेंट से। अभी के लिए हमें क्या जानना है, हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। स्टैंडिंग टिम्बर जान तो गए, खड़ा काष्ठ, पेड़ की बात नहीं हो रही। पेड़ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो लगा रहेगा तो ही फल देगा। वो हट गया तो उसका ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिए, वो लगा रहेगा तभी क्या देगा, फल देगा। सर ग्रोइंग क्रॉप्स भी तो लगी रहेगी तभी तो क्रॉप्स देगी। अरे बाबा वो बार बार नहीं देती, पेड़ दे दिया फल, तोड़ लिया आपने, फिर फल देगा, फिर फल देगा। ग्रोइंग क्रॉप्स एक बार ही, उसको मूव ही करना पड़ेगा आपको। आ रही बात समझ, खड़ा कास्ट एट लास्ट आपको ऐसा नहीं है उसमें थोड़ी काट लो फिर उग जाएगा, फिर काट लो, है ना ना, उग गया जितना होना था फिर बेचना ही पड़ेगा, नहीं वो सड़ेगा वहां पड़ा पड़ा। ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर और ग्रास इमोल प्रॉपर्टी नहीं। कारण पता है क्या, रटा हुआ तो दुनिया के ही है। क्या कारण पता लग रहा है क्या, ऑब्जेक्ट देखो, उद्देश्य परक है। तो लिख लो साइड में, इट इज डिफाइन ऑब्जेक्टिवली, उद्देश्यता के हिसाब से इसको परिभाषित किया गया है, ना कि इनकी प्रकृति के हिसाब से। ये इनके नेचर से डिफाइंड नहीं है, ये उद्देश्य से डिफाइंड है। अब ये भी मत भूल जाना, इट इज डिफाइंड ऑब्जेक्टिवली, ओके हो मतलब हो। भूल जाओगे, सच बता रहा हूं।
कहीं कुछ अपनी भाषा में, और वो अपनी भाषा भी ऐसे जो समझ आए कि सर पहली समझ को ना रही हो नहीं मुझे याद कर लेता स्टैंडिंग टिम्बर ग्रोइंग क्रॉप्स, अब नई कहानी हो रही है डिफाइन ऑब्जेक्टिवली। धारा समझ आ गई सर, ये जो एक्सप्लेनेशन लिखा है ये समझने के लिए फिर सर को फोन कर रहे हैं, सर ये एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है। चले आगे। सर जब तक ये Next, जमीन से जुड़ी है, जब तक इंस्ट्रूमेंट। स्थावर है। यदि कहीं पूरे टीपी में कहीं किसी शब्द लिखत का यूज है, लिखत तो जानते हैं, कागज जिसपे दो पक्षकार एक पक्षकार ने कुछ एग्रीमेंट किया हो, दैट इज लिखत, दैट इज इंस्ट्रूमेंट। तो टीपी क्या वसीयती लिखतों पर लागू होता है क्या? तो इंस्ट्रूमेंट यहाँ वसीयत पे लागू होता है क्या टीपी? तो ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन पे लागू, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके? तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? नॉन टेस्टामेटरी इंस्ट्रूमेंट से, अवसीयती लिखतों से। अगर मैंने विल लिख दी है, मैंने किसी कागज में क्या लिख दी है, तो वो है तो लिखत, लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट ही तो है। पर टीपी के नजर में वो लिखत नहीं है, क्योंकि टीपी उस पे लागू ही नहीं। तो इंस्ट्रूमेंट अगर कहीं शब्द यूज आए पूरे टीपी में, तो इसका मतलब क्या समझिएगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट से है? नॉन टेस्टामेट्री। नॉन टेस्टामेट्री मतलब अवसीयती, वसीयत को बोलते हैं टेस्टामेट्री। तो नॉन टेस्टामेट्री मतलब अवसीयत, यानी मैंने आपको फोन भेज दिया, मैंने आपको लिखित द्वारा प्रॉपर्टी भेज दी, मकान भेज दिया, ये सब कर दिया, गिफ्ट दे दिया, एक्सचेंज कर दिया, ये सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, वो सारे कागज इंस्ट्रूमेंट है। पर मैंने अपनी विल लिख की दी, तो ये इंस्ट्रूमेंट इस एक्ट के अधीन है। इंडियन सक्सेशन एक्ट में जाओ, कहीं जाओ, यहाँ पर यह लिखत लिखत, यानी इस एक्ट में कहीं वर्ड इंस्ट्रूमेंट यूज है तो उसका मतलब क्या समझोगे? बोलो तो सही। अवश्यति लिखत से। आइए, इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, लिखत से अवसीयती लिखत अभिप्रेत। ये सब एग्जाम में आते हैं, आपको अजीब सी लग रही है छोटी मोटी धाराएं, ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास। स्थावर संपत्ति में निम्नलिखित नहीं आते हैं, क्या है सर? खड़ा काश, उगती फसलें और घास नहीं है, सम्मिलित नहीं है। और लिखत में अवश्यति लिखत आती है और नॉन टेस्टामेंट। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज अटेस्टेड। ये क्या होता है, क्या पता है आपको? अटेस्टेड का मतलब, ये कागज लिखत जिसे बोलते हैं, मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आप, मैं एक संपत्ति बेच रहा हूं, मैं प्रथम पक्षकार, आप संपत्ति खरीद रहे हैं, आप द्वितीय पक्षकार। यहाँ सारी डिटेल है, क्या क्या है, दोनों के साइन है, ये मेरे साइन है, ये आपके साइन है, और यहाँ विटनेस के साइन होंगे। किसके होंगे? विटनेस। लिखित में कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि कोई व्यक्ति पलट नहीं जाए, और उस पे साइन भी करवा लेते हैं कि कोई ये नहीं कह सके कि मैंने नहीं लिखा था। और फिर भी लोग कहीं कह देते हैं मेरे साइन कॉपी हुए हैं। तो आजकल लॉ ने कई कॉन्ट्रैक्ट में बोल रखा है, ये कॉन्ट्रैक्ट आप साधारणतः कॉन्ट्रैक्ट मौखिक लिखित दोनों हो सकते हैं, पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जहां झगड़ों के चांसेस ज्यादा है, वहां लॉ ने बोल दिया वो लिखित ही होंगे, पक्षकारों के साइन होंगे, और साथ में क्या होंगे? अटेस्टेड भी होंगे। क्या होंगे? अटेस्टेड आपने कई बार सुना हो, आप कोई डॉक्यूमेंट कॉलेज में सबमिट कराते हैं तो कॉलेज वाले कहते हैं कि नोटरी अटेस्टेड करा के आओ, कई कहते हैं किसी गस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के लाओ, कई कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड करा। अटेस्टेड का मतलब होता है प्रमाणित करना। क्या करना? प्रमाणन। क्या बोलते हैं? प्रमाणन, प्रमाणित करना। सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद प्रमाणित कर रहा हूं कि मैंने ये जो भी दस्तावेज दिए हैं वो सही है, मैं ये फ्रॉड नहीं है, मैंने चेक कर लिए डॉक्यूमेंट सही है सर। नोटरी अटेस्टेड यानी नोटरी कहता है कि मैंने चेक कर लिए दस्तावेज ओरिजिनल की कॉपी करवाए हुए। गस्टेड ऑफिसर से आप अटेस्टेड तो वो प्रमाणित करता है कि ये जो लिखा है वो सब सही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने मेरी तरीके से चेक कर। वैसे ही जब आप संविदाएं करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदते हैं, तो आप लोग अपनी बात से पलट ना जाओ, इसलिए अटेस्टिंग विटनेस के साइन भी कराए जाते हैं। किसके साइन कराए जाते हैं? अटेस्टिंग। यहाँ विटनेस वर्ड से अर्थ हो गया गवाह।
गवाह होंगे जो देखेंगे कि हाँ आपने यहाँ पर साइन किए। अगर मैं पलट जाऊं या आप पलट जाओ दोनों पक्षकारों में से, तो कौन आके गवाही दे देगा? क्लियर? ये एक मेरा प्लॉट है, ठीक है। मैंने इसको मार्केट में निकाला नहीं ओपनली। मुझे लगा कि बाहर निकालूंगा तो लोगों की नजर में आएगा और लोग कम वैल्यू देंगे, मैं ज्यादा ले सकता हूँ किसी से। तो एक पड़ोसी ग्राहक आया, उसे ठीक है आसपास के लोगों को भी बताया, एक्स नाम का व्यक्ति, उसने कहा मैं आपको इसके 60 लाख रुपए दूंगा। कितने दूंगा? तो मैंने उससे एग्रीमेंट कर लिया। हाँ ठीक है, एग्रीमेंट क्यों? कहीं पलट ना जाए, मैं किसी और को दूं नहीं, वो लेने नहीं आए। तो हम क्या करते हैं इस चीज का? एग्रीमेंट। हमने एग्रीमेंट कर लिया सब। इधर मेरे साइन हो गए, इधर किसके साइन हो गए? एक्स के साइन। ठीक। मैंने कहा अगले महीने 2-3 महीने मेरे बच्चे के 12वीं पेपर है, उसके पेपर होने के बाद हम शिफ्ट होंगे, गांव ही शिफ्ट होने हैं। वो पढ़े तो है कौन, बकरियां चरवा हुई हूँ, तो हम गांव शिफ्ट होंगे तब ले लेना। उसने कहा ठीक। तब तक मेरे पास ये लोगों को बात पता लग गई कि इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है। एग्रीमेंट करने के बाद छाना थोड़ा रहता है, ठीक। तो लोगों ने कहा मेरे को आके, यार आपने तो सस्ता बेच दिया। कोई कह रहा मैं 70 में बिकवा देता, कोई 80 में बिकवा देता, कोई कह 90 में मैं ही ले लेता। मैं तो अब चिंता हो गई। मेरे को जिसने 90 कहा, मैंने कहा भाई अब ले ले। न्यू पैसा तुम्हारे लिए ही को नहीं, सिर्फ एग्रीमेंट ही तो हुआ है, 60 लाख लेने हैं यार, मकान देना है, तो अब ले ले 90 में। जब मैं 90 में बेचने आऊंगा तो ये एक्स केस करेगा मेरे पे कि सर कांटेक्ट मेरे से किया, जो वादा किया वो कांटेक्ट मेरे से किया, और कुछ और याद आ रहा है? कोई नहीं, सबके साथ होता है, डरो मत। कांटेक्ट मेरे से किया और सर, अरे सही है, पर्सनल पीड़ा है, बेच अब उसको रहा है सर। कोर्ट में ये कागज प्रस्तुत होता है सबूत के तौर पे, ये देखो सर कांटेक्ट हो रखा है। मैं कोर्ट में कह देता हूँ सर ये मैंने लिखा ही नहीं, मेरे साइन नहीं। अब एक्स कैसे प्रूव करे? एक्स ला के आता है, पुराने सिग्नेचर से मिलाता है मेरे, मैं कहूँ सर कोई एक्सपर्ट ने किए होंगे। तो यहाँ विटनेस के तौर पे लॉ ने कई जगह बोल दिया जहां झगड़ों की संभावना है कि आप क्या करो, दोनों पार्टी साइन नहीं करेंगे, यहाँ कम से कम 2, 5, 10, 15, कम से कम 2 अटेस्टिंग क्या होंगे? विटनेस के भी साइन। अब जब साइन हुए दोनों पार्टी के, तो दोनों पार्टी तो जिसके हित में है वो हाँ करेगी, जिसके हित में कागज नहीं है वो मना करेगा। जैसे इनको मान लो, इनको बाद में पता लगता है इसको यार 60 में तो महंगा ले लिया, 40 को ही धन, तो 3 महीने बाद मैं कहूंगा लो मकान और पैसे दे दो, तो वो कहेगा मैं तो नहीं ले रहा। मैं कोर्ट जाऊंगा सर कॉन्टेक्ट निभाया नहीं, तो वो कहेगा मैंने किया ही नहीं। तो जिस पक्षकार के पक्ष में संविदा होती है वो तो हाँ कर देता है, और दूसरा पक्षकार हमेशा कहता है कि मैंने तो ऐसा लिखा ही नहीं था। तो यहाँ लॉ ने, ताकि ये गड़बड़ नहीं हो, बोल दिया लगभग कुछ जहां जहां अपराध अपराध किया, जहां जहां झगड़े की संभावना ज्यादा है, वहां लॉ ने बोल दिया कि क्या लाने पड़ेंगे आपको, साइन किसके करवाने पड़ेंगे। अब दोनों तरफ से एक एक व्यक्ति अपना क्या ले जाता है, गवाह भी ले जाता है। मैं गवाह ले गया मेरी तरफ से कानाराम जी को, एक्स गवाह ले आया किसी वाई को। मैं पलटूंगा कि मैंने ऐसा साइन नहीं किया, तो वाई आके कह देगा नहीं सर मेरी आंख के सामने किया था। एक्स पलटेगा तो कानाराम जी आके कह देंगे मेरे सामने। इसलिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें झगड़े की चांसेस ज्यादा है, तो लॉ ने कह दिया उनमें क्या होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। ये मैंने आपको ऊपर ऊपरी कहानी बताई है, डेफिनेशन नहीं समझाई है। डेफिनेशन तो अब समझे। क्या कारण समझ आया अटेस्टेड क्यों करवाते हैं? किस लिए सर? एक एक्स्ट्रा गवाही के तौर पे, एक एक्स्ट्रा एविडेंस हो गया। मौखिक है तो कोई एविडेंस नहीं है, लिखित है तो एक एक्स्ट्रा है, साइन है तो और एक एक्स्ट्रा है, अटेस्टिंग विटनेस है तो और एक्स्ट्रा है, रजिस्ट्री है तो और ज्यादा एक्स्ट्रा है। तो अटेस्टेड क्यों होता है ये तो समझ आ रहा है
कागज पुख्ता करने के लिए भाई कौन दोनों में से कोई पक्षकार जिसने साइन किया मना कर दे तो कम से कम वो आके क्या कर दे, अपनी गवाही दे दे। क्लियर? आइए क्या लिखा, अटेस्टेड क्या होता है, इसने बताया अटेस्टेड का तरीका क्या होता है। अटेस्टेड कैसे होता है आपको पता है क्या, कभी किया है कहीं? डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड वाला नहीं कह रहा, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई हो उसमें अटेस्टेड विटनेस बने हो क्या, कभी देखा है कभी? पूरा एग्रीमेंट होने के बाद लास्ट के अंदर विक्रेता क्रेता सेल डीड बता रहा हूं, दोनों के साइन हो गए, नीचे अटेस्टिंग विटनेस 1 अटेस्टिंग, कई वकील हैं उन्होंने अटेस्टिंग 1 2 3 4 चार कर रखे। अटेस्टेड अगर कहीं लॉ में लिख रखा है अटेस्टेड होना चाहिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो कम से कम कितने विटनेस द्वारा होना चाहिए? क्या एक व्यक्ति अटेस्टेड कर सकता है क्या? कम से कम कितने लोग होंगे? एक क्यों नहीं कर सकता है सर? बायस होने के चांस है, अकेले पे निर्भर नहीं है। कौन से पक्षकार का आदमी आएगा, तो दोनों पक्षकार अपना अपना एक एक ले जाते। तो अटेस्टिंग विटनेस मिनिमम कितने होते हैं, कुछ बातें मैं बता देता हूं फिर परिभाषा पढ़ लेंगे। क्लियर? मिनिमम कितने होते हैं? क्या टेस्टिंग का कोई फिक्स फॉर्मेट है क्या? जैसे अभी अभी मैंने बताया है, पूरा एग्रीमेंट हो गया, लास्ट में विक्रेता क्रेता, नीचे अटेस्टिंग 1 अटेस्टिंग 2 अटेस्टिंग 3 अटेस्टिंग 4, या 2 है तो 2 हो गए। क्या यही होना जरूरी है क्या? विधि नहीं कहती कभी भी। अटेस्टिंग पहले पेज पे हो सकता है, हर पेज पे हो सकता है, क्रेता विक्रेता से पहले हो सकता है, उनके बाद हो सकता है, दोनों ही साइड हो सकते हैं, दोनों ही साइड लिख सकते हैं, दोनों बीच में लिख सकते हैं। सेवा में इधर लिखते हैं, श्रीमान इधर लिखते हैं, फिर विषय बीचों में लिखते हैं, महोदय इधर लिखते हैं, ये हमने बना रखा है, अच्छा लगता है इसलिए। कोई फिक्स फॉर्मेट इन चीजों का नहीं होता है, बस वेल ड्राफ्टेड होना चाहिए, चीजें समझ आनी चाहिए। एप्लीकेशन का भी फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, ये हमने डॉक्यूमेंट समय के ड्राफ्ट करे साथ हमने साथ पैटर्न में। कर लिया। वैसे ही अटेस्टिंग का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं। क्लियर? आइए पढ़ते हैं क्या क्या है। एक बार एक भाषा इंग्लिश। अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? वसीयती की है, वसीयती means and shall be deemed always to have meant attested by 2 or more witnesses। अंडरलाइन कीजिए, अगर कहीं लॉ में अटेस्टेड लिखा है टीपी में तो उसका मतलब एटलीस्ट कितने लोग होंगे? 3 हो सकते हैं, 4 5 10 15 20 50 100, कम से कम कितने होंगे? अगर अटेस्टेड है और आपने एक विटनेस के साइन है यानी वो प्रॉपरली फॉर्म डॉक्यूमेंट है। समझ आ रही है बात? यदि किसी डॉक्यूमेंट के लिए लॉ कहता है अटेस्टेड कंपलसरी है और वो अटेस्टेड में केवल एक पक्षकार द्वारा है, तो क्या उसे अटेस्टेड माना जाएगा? क्या वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट माना जाएगा? नहीं। कितने होने चाहिए मिनिमम? 2 से ज्यादा कितने? इच्छा है आप। चले आगे। Each of whom has seen the executant sign, 2 होने चाहिए मिनिमम। दोनों के दोनों ने, या तो ये या में है, या तो जिन व्यक्तियों जिन पक्षकारों ने कांटेक्ट किया उनको साइन करते देखा। किसे देखा? वो किस बात के गवाह हैं? इसी बात के तो गवाह हैं कि ये मेरे सामने इन पक्षकारों ने क्या किए हैं? साइन। दोनों विटनेस इस बात के गवाह होने चाहिए कि मेरे सामने ही पक्षकारों ने या तो खुद ने साइन किए हैं एक, या each of whom has seen the executant sign or affixing his mark to instrument, या तो साइन किए हैं या अपनी सील लगाई है या कोई इनिशियल किए हैं, तो मेरे सामने किए हैं एक। और has seen some other person sign the instrument in the presence and by the direction of the executant, की तरफ से उसके वकील ने, executant की तरफ से किसी ऑथराइज व्यक्ति ने, executant की तरफ से उसके एलआर ने, किसी ने मेरे सामने खुद ने साइन किए हैं, खुद ने मेरे सामने अपना मार्क किया है, या मेरे सामने उसकी तरफ से किसी व्यक्ति ने साइन किए हैं। 3 हो गए। चौथा, और has received from the executant a personal acknowledgement of his signature or mark or the signature of such other person। चौथा, विटनेस के सामने ने साइन किया
न मार्क किया, न उस एग्जीक्यूटेंट की तरफ से किसी ने साइन मार्क किया, परंतु एग्जीक्यूटेंट खुद आके उसको सामने कहता है भाई मैंने ही साइन किए हैं, या इसी बात का तो गवाह है वो कि इसने साइन किए या नहीं। सर मेरे सामने तो नहीं किए, मैं कैसे, अरे उसने आके तेरे को कहा था कि मैंने ही साइन कि अब वो पलट नहीं सकता। सुनिए बात, अटेस्टिंग विटनेस कौन बन सकता है? ये मैंने गिफ्ट डीड बनाई है, क्या बनाई है? मेरे साइन होंगे डोनर के, हालांकि डोनी की एक्सेप्टेंस ली जाती, पर यहाँ एग्जीक्यूटेंट मैं ही हूं, गिफ्ट देने वाला मैं ही हूं, एक्सेप्टेंस लेंगे सिर्फ डोनी की कि भाई चाहिए कि नहीं चाहिए, बाकी डोनर ही मेन होता है इसमें, ठीक है, मेरे साइन होगा। विटनेस कौन होगा? कम से कम कितने होंगे? दो। दोनों के दोनों या तो ये कहें कि नवरत्न सिंह ने मेरे सामने साइन किए थे, या तो इनके सामने साइन किया, या मेरा कोई सील है कोई मार्क है तो मैंने इनके सामने किया, या मेरे एलआर या मेरे द्वारा ऑथराइज, मैं एनडी कैंप हूं या कुछ है, मैंने किसी को ऑथराइजेशन लेटर दे रखा है, उसने इसके सामने साइन किए हो जो मेरे द्वारा ऑथराइज है, या तीनों ही इसके सामने कुछ नहीं हुआ विटनेस के सामने, पर मैंने ये कह दिया है इसको कि भाई तू विटनेस बन, ये साइन मैंने किए हैं, या ये मार्क मेरा है, या मेरे द्वारा कहे गए व्यक्ति, यानी ये विटनेस इस बात का है कि मैं कभी पलट ना सकूं। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे साइन नहीं थे क्योंकि इसके सामने की, मैं ये नहीं कह सकता मेरे मार्क नहीं थी क्योंकि इसके सामने की, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे द्वारा ऑथराइज व्यक्ति द्वारा साइन नहीं है क्योंकि इसके सामने, मैं ये नहीं कह सकता मैंने साइन नहीं किए, क्यों? क्योंकि मैंने ही आपको इसको इस एक्नॉलेजमेंट दिया है कि मैंने साइन किए। तो ये इस बात का विटनेस है कि इस डॉक्यूमेंट पे नवरत्न सिंह ने बिना डराए धमकाए वॉलेंटरली क्या किए हैं, ये संपत्ति नवरत्न सिंह ने अगर किसी को गिफ्ट दी है तो वॉलेंटरली दी है, ये साइन नवरत्न सिंह के हैं, इस बात का कौन विटनेस है? इसका मतलब एक चीज आप अपने लॉजिकल बताओ, क्या दोनों विटनेस को सेम जगह उपस्थित होना जरूरी है क्या? क्यों? एक के सामने मैंने साइन कर दिया और दूसरे को जाके कह दिया कि ये मेरे ही साइन है, हो सकता है या नहीं? दोनों विटनेस एक समय एक जगह उपस्थित हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक को तो मैंने कह दिया, एक के सामने मैंने साइन किए हैं, और एक को मैंने जाके कह दिया मेरे ही साइन है, कर दे साइन। इस कारण तो दोनों विटनेस एक साथ नहीं होने चाहिए, और कोई कारण हो तो बात अलग। आइए और पढ़ते हैं, क्या समझ आई क्या बात? विटनेस कितने होंगे? मिनिमम दो, या तो विटनेस के सामने ही आप साइन करो, या कोई मार्क है इनिशियल, मार्क मतलब कुछ इनिशियल, पूरे सिग्नेचर नहीं होते, इनिशियल हो गए, कुछ मोहर हो गई, कुछ हो, मार्क करो, या आप द्वारा ऑथराइज व्यक्ति विटनेस के सामने साइन मार्क करे, या आपके सामने कुछ नहीं हुआ है विटनेस के, पर आपने कह दिया है विटनेस को कि मैंने ही साइन मार्क या मेरे द्वारा ऑथराइज व्यक्ति ने ही साइन या मार्क किया। क्लियर? दोनों विटनेस के सामने होना चाहिए काम। क्लियर? ठीक, वापस पढ़ रहा हूं। इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स एंड शैल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव मीन्ड अटेस्टेड बाय टू और मोर विटनेसेस ईच ऑफ whom हैज सीन द एग्जीक्यूटेंट साइन or affixing his mark to the instrument or has seen some other person sign the instrument in the presence and by the direction of the executant or has received from the executant a personal acknowledgement of his signature or mark or signature or mark of the other one। ये तो एक चीज होगी। And each of whom has signed the instrument in the presence of the witness के साइन हमेशा किसके प्रेजेंस में होने चाहिए? यानी जो मेरे इसका विटनेस बन रहा है कि मैंने ये गिफ्ट डीड साइन किया है, वो विटनेस मेरे सामने ही इस पर साइन है। विटनेस का होना, मैं इसके सामने साइन करूं जरूरी नहीं, मैं तो आके भी कह सकता हूं, पर विटनेस जब साइन करेगा तो वो मेरे आके सामने। And each of whom has signed the instrument in the presence of the executant, but it shall not be necessary that more than one of such witness shall have been present at the same time। ये पहले ही बता चुका, एग्जाम का क्वेश्चन भी है, दोनों विटनेस एक साथ उपस्थित हो जरूरी है क्या? बस विटनेस जब साइन कर रहा हो तो एग्जीक्यूटेंट उपस्थित होना चाहिए। एग्जीक्यूटेंट का अर्थ तो समझ गए, जो डॉक्यूमेंट को निष्पादित कर रहा है, निष्पादक।
दोनों विटनेस साथ जरूरी है क्या? नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेवरेट, एंड नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन शैल बी, कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है अटेस्टेशन। तरीके क्या क्या है? मिनिमम 2 होने चाहिए, ये एक बात कंपल्सरी। 4 में से एक चीज के विटनेस हाँ करें, विटनेस के सामने साइन किए हैं, विटनेस के सामने मार्क किया है, विटनेस के सामने किसी और ऑथराइज व्यक्ति ने साइन किए हैं, या विटनेस के सामने आपने बोल दिया है कि मेरे ही साइन है। प्लस विटनेस जब साइन करेगा तो वो आपकी आंखों के सामने करेगा, और विटनेस दोनों एक साथ मौजूद हो कोई आवश्यकता नहीं है। अटेस्टेशन का कोई फिक्स फॉर्मेट भी। चले आगे, चले आगे। हिंदी में अटकना मत यहां, अगर अटकना शुरू हो गए हो तो बोल दो वहीं, वापस से टीपी अटका लिया तो वहीं दिमाग वहीं उलझ जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है क्या? वापस से, सिर्फ इसको नहीं पढ़ के वापस से समझा रहा हूं। कहीं टीपी में लिखा है अटेस्टेशन होना चाहिए, अनुप्रमाणन होना चाहिए, तो कम से कम कितने लोग द्वारा होगा? फिक्स फॉर्मेट है क्या कोई? क्या दोनों विटनेस साथ में उपस्थित होने जा रहे हैं? नहीं। ये चीजें क्लियर है? तो सर विटनेस बना कैसे? जब भी जिस व्यक्ति ने कागज साइन किए हैं, मैन जो कागज को निष्पादित कर रहा है, वो या तो साइन विटनेस के सामने करे इसलिए वो विटनेस है, या जो भी मार्क सील कर रहा है वो विटनेस के सामने करे, या उसकी तरफ से कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो विटनेस के सामने हो, या विटनेस के सामने साइन वगैरह नहीं हुए, विटनेस को आगे कह दिया गया है कि हमारे ही साइन, तो विटनेस बन गया। वो इसी बात का विटनेस ही तो है कि आप कहीं ना पलट पाओ कि मैंने साइन नहीं किए हैं। विटनेस इस एक व्यक्ति से साइन करवा लिए घर जाके, आया ना, और एक से साइन दूसरी जगह करा लो, कोई दिक्कत नहीं। एक उसके साथ, एक पहले से किए हुए विटनेस को आगे कह दी मेरे ही साइन है, और दूसरे ने विटनेस सामने कर दी, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी क्या है? विटनेस जब साइन करेगा तो 2 पक्षकार हैं, अगर तो 2, 5 है तो 5, विटनेस के साइन पक्षकारों की उपस्थिति में ही होने। तो पक्षकारों को पता रहे विटनेस है कौन, या है भी या नहीं, या कोई और फ्रॉडिया तो साइन नहीं कर रहा, या दूसरी पार्टी खुद ही तो साइन नहीं टेक रही। जब कोर्ट विटनेस बुलाएगा तो क्या विटनेस बुला, विटनेस वास्तव में तो कोई है ही नहीं। तो विटनेस के जो साइन होंगे वो पक्षकारों के सामने ही होंगे, ताकि जब भी पक्षकार को लगे कि सामने वाला डॉक्यूमेंट के लिए मना कर रहा है तो उस विटनेस को कॉल कर सके। कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, दोनों विटनेस का साथ होना जरूरी। पर्सन समझ आ गए? क्लियर? गुड वन। हिंदी में पढ़ रहा हूं लास्ट। किसी लिखत के संबंध में अनुप्रमाणित से कितने मिनिमम होने चाहिए? 2 या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है और सर्वदा अभिप्रेत रहा होना समझा जाएगा, जिनमें से हर एक ने निष्पादक को लिखत पर हस्ताक्षर करते देखा है, या अपना चिन्ह लगाते देखा है, या निष्पादक की उपस्थिति में उसके निर्देश द्वारा कोई अन्य व्यक्ति को लिखित पर हस्ताक्षर करते देखा है, या निष्पादक से उसके अपने हस्ताक्षर या चिन्ह की ऐसे अन्य व्यक्ति हस्ताक्षर की व्यक्तिगत अभिस्वीकृति पाई गई है। और जिनमें से हर एक ने निष्पादक की उपस्थिति में, विटनेस के साइन किसकी उपस्थिति में होने चाहिए? किंतु यह आवश्यक नहीं होगा साक्षियों में से एक से अधिक एक ही समय। ये एग्जाम की क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां से मोटा मोटा। कितने मिनिमम? 2। क्या विटनेस सारे एक साथ उपस्थित होने चाहिए? नहीं। क्या कोई फिक्स फॉर्मेट है? नहीं। ये 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? किंतु यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसे साक्षियों में से एक से अधिक एक ही समय में उपस्थित रहे हों, और अनुप्रमाणन का कोई विशिष्ट प्रारूप भी आवश्यक नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, अटेस्टेशन हो गया। अगर लॉ में कहीं लिखा है कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए तो उसका मतलब क्या है? अगर कोई रजिस्ट्री के संबंध में उस समय कोई विधि चल रही है तो वो विधि क्या कहती है, रजिस्ट्री कैसे होनी चाहिए वैसे ही होनी चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। रजिस्ट्रीकृत से ऐसे किन्हीं राज्य क्षेत्रों पर जिन पर इस अधिनियम में विस्तार है, किसी भाग में दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन को विनियमित करने के लिए कोई भी अगर विधि चल रही है तो उसके अधीन रजिस्ट्री। रजिस्ट्री किसे कहते हैं? हमारे भारत में अभी कौन सा चल रहा है? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो उसमें रजिस्ट्री कैसे होती है? रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? थप्पा लगा सकता है, वो रजिस्ट्री है। तो वैसी रजिस्ट्री। क्लियर? इंपॉर्टेंट फिर से, अटैच टू द अर्थ।
अटैच टू दी, हालांकि ये रजिस्टर्ड भी एग्जाम में आ रखा है राजस्थान सीजे 2021 में, पर फर्जी। अटैच टू अर्थ, ये क्या होता है सर? एक्चुअल में ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करना चाह रहा है तरीके से तो, पर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ये बोल चुका, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। अब ये अपने तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी को फिर डिफाइन कर रहा है, नाम क्या लिख दिया? अटैच टू अर्थ, हिंदी में भूभद। भूभद किसे कहते हैं? आप बताओ किसे कहते हैं? जमीन खुद तो भूई है, तो भूभद कहने की जरूरत ही नहीं है, भूमि है जमीन खुद तो। पेड़ पौधे जो जमीन के अंदर जिनकी जड़ें हैं वो क्या है? भूभद है या नहीं? मकान, मशीनरी, नींव जैसे जमीन में, वो भी क्या है? भूभद है। और वो मकान मशीनरी से जुड़ी चीजें, जैसे ये एसी है, जैसे ये ईंटें हैं, जैसे ये गेट है, खिड़कियां हैं, ये भी क्या है? वो। आइए पढ़ते हैं, सिंपल है पर एग्जाम में पूछी जा सकती है, प्री में भी और मेंस में भी। भूभद से अभिप्रेत है सबसे भूमि में मूलित। मूलित मतलब मूल, उनकी रूट, उनकी जड़ें कहाँ है? भूमि में। जैसे पेड़ और झाड़ियां, उनकी जड़ें कहाँ है? भूमि के अंदर, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? भूभद। मूलित है, रूटेड इन अर्थ। दूसरा इंग्लिश वाले, रूटेड इन द अर्थ एज द केस ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। दूसरा, भूमि में निविष्ट, रूट तो नहीं है पर आपने डाल दी है भूमि के अंदर। एक मशीनरी है जिसको बहुत अंदर भूमि के अंदर आपने गाड़ के नट से कस दिया, दैट इज। आपने ये देखे होंगे कई गाड़े हैं जो जमीन में फिक्स किए हुए हैं, ये क्या है सर? इम्बेडेड। रूटेड इन द अर्थ तो नहीं है, परंतु इम्बेडेड इन अर्थ है। जमीन, सॉरी मकान, मकान क्या होता है सर? इम्बेडेड, नींव, जमीन खोद के नींव डाल दी, निविष्ट कर दी। जैसे भित्तियां या निर्माण, भित्तियां यानी दीवारें, वॉल्स और बिल्डिंग्स, ये कैसे हैं? जमीन के अंदर इम्बेडेड। कोई दिक्कत है क्या? पहला रूटेड इन द अर्थ, दूसरा इम्बेडेड। रूटेड मतलब मूलित और इम्बेडेड का मतलब निविष्ट। और तीसरा, अटैच टू व्हाट इज सो इम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इट इज अटैच्ड। परमानेंटली इम्बेडेड है ये मकान, है या नहीं? वॉल्स और बिल्डिंग परमानेंटली इम्बेडेड है, निविष्ट है भूमि में, और उससे, सॉरी, वो इम्बेडेड है, उससे परमानेंटली अटैच क्या है? ये गेट। ये गेट भी अभी क्या है? गेट वैसे तो क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर अभी क्या है? ये खिड़कियां, ये एसी, ये पंखा, ये अभी के लिए क्या है? भूभद या इमूवेबल, जो भी आप बोले, अभी के लिए क्या है? भूभद प्रॉपर्टी। अटैच टू दी अर्थ। अटैच टू अर्थ में तीन चीजें आ गई, पहला रूटेड इन द अर्थ, दूसरा एम्बेडेड इन अर्थ, और तीसरा अटैच टू व्हाट दैट इज एम्बेडेड इन अर्थ, परमानेंटली अटैच्ड। ये कुर्सी यहाँ पड़ी है, ये टेबल यहाँ पड़ी है, परमानेंटली अटैच्ड नहीं है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये भूभद। पर ये गेट परमानेंट जुड़ा हुआ है, ये कुंडी परमानेंट जुड़ी हुई, ये जब तक जुड़ी हुई है ये क्या है? इमूवेबल है और अटैच टू दी। तो अटैच टू अर्थ में तीन आ गई, रूटेड यानी मूलित, जिनकी जड़ें हैं धरती के अंदर, पेड़ पौधे ये जितने भी हो गए। दूसरा एम्बेडेड, वॉल्स, बिल्डिंग्स, मकान, ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जमीन के अंदर निविष्ट है। और तीसरा, जो भी जमीन में निविष्ट है उससे परमानेंटली जुड़ी हुई चीजें, वो भी क्या है? कोई दिक्कत? बहुत सिंपल था ये तो। गुड। नेक्स्ट, एक्शनेबल क्लेम। क्या होता है एक्शनेबल क्लेम? कौन कौन जानता है इसके बारे में? एक, दो, सेम हाथ। ऐसा कोई क्लेम जिसके लिए हम ना कोर्ट में जा सकते हैं, दैट इज एक्शनेबल। हेलो, रोग है कोई? कितनी बार फोन कर दियो, काट भी दियो, फिर भी बार बार कर रही है। हम्म जिसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, राइट टू द लॉ द्वारा।
हाँ हाँ करो, ट्राई तो करना है अपने, क्या है। देने सबको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, पैसे उसने एक को कॉन्ट्रैक्ट और उसने प्रॉमिस की वो सी को लेकर सी बी से पैसे ले सकता है, तो वो शायद नहीं, प्रॉमिस नोट, प्रॉमिस नोट, प्रॉमिस नोट, काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ शोभा पड़ते तो उसको हम एक्शनेबल क्लेम को हटा देते हैं, से उसकी डेफिनेशन उसमें नहीं आती, इसमें आती है। बात करेंगे, अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं तो क्लियरिटी तो होनी चाहिए ना, आपके माइंड में जो है वो निकलेगा नहीं तब तक तो एकदम क्लियर डेफिनेशन नहीं आ पाएगी ना आप। हाँ हिमांशु, अनसिक्योर्ड डेट होती है उसके क्लास ऑफ एक्शन लिस्ट उसके क्लेम करने के लिए आप एक्शन ले। इधर आओ, गलत तीनों ही नहीं हो आप, बाकी आप समझदार वही, गलत नहीं है पर परफेक्ट नहीं हो, हमें वही बनना है, क्या दिक्कत है। गलत तीनों नहीं है ये मैं कह सकता हूँ, जैसा मैडम ने स्टार्ट किया वही से स्टार्ट करते हैं, तीनों को सही बताना भी जरूरी है। एक्शनेबल दो वर्ड है, हिंदी में बोले तो अनुयोज्य, अनुयोज्य, हालांकि ये डेफिनेशन में जब चैप्टर 8 पढ़ा रहा होता हूँ तभी पढ़ाता हूँ, तो ठीक है, फिर कुछ मिसिंग आउट तो रखना नहीं है ना, इस बार हमने बात की है, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो फिर रह जाएगा नहीं, वो पढ़ाया नहीं। दावे, क्लेम, मेरा आप पे कोई क्लेम बनता है कुछ भी, जैसे आपका मेरे पे क्लेम बनता है कि मैं आपको पढ़ाऊं, आया ना, कोई भी क्लेम, किसी पे भी आपका दावा बनता है कि हाँ भाई साहब आप मेरे लिए ऐसा करेंगे, दैट इज क्लेम। अभी मैं एक्शनेबल क्लेम नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं शब्द का अर्थ बता रहा हूँ, शाब्दिक अर्थ यानी डिक्शनरी मीनिंग बता रहा हूँ, एक्चुअल मीनिंग पे हम बाद में बात करेंगे, मैडम को पहले से ही कर रहा हूँ, है ना। क्लेम का मतलब दावा, मैं आपसे कुछ भी दावा रखता हूं, आपसे कुछ भी डिमांड रखता हूं, वो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी। हेलो, आगे क्या बोलोगे, तो ऑफिस में बिठाओ ना नीचे की, मैंने आपको ना हो गया, आ जाओ तो ऑफिस खुल रही है, ऑफिस खोल लो, एसी चला दो, अपन यही बंद है। क्लेम यानी मैं आपसे कुछ लॉफुली मांगता हूं, कुछ भी चीज मांगता हूं, और एक्शनेबल मतलब उसके लिए मैं कोर्ट भी जा सकता हूं। सर जब भी आप लॉफुली कुछ किसी से कुछ मांगते हैं तो कोर्ट जा ही सकते हैं, इसमें क्या अजीब बात है। नहीं, मैंने आपको 5 लाख रुपए उधार दिए, 3 साल निकल गए, मैं लॉफुली मांगता तो हूं आपसे अभी भी, पर कोर्ट नहीं जा सकता ड्यू टू लिमिटेशन एक्ट। हमारे भारत में भारतीय परिसीमा परिसीमा अधिनियम लागू होता है, जो कहता है अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, पैसे अगर वो नहीं लौटा रहा है ड्यू डेट पर, तो 3 साल में मुकदमा करा सकते हो, चौथे साल यानी 3 साल 1 दिन होने पर भी कोर्ट आपको आने नहीं देगा। भाई इतने दिन कहाँ मर गए थे आप, पैसे लेने थे तो कब ले लेने थे, 3 साल में, चौथे साल आप कोर्ट के बाहर उससे पैसा ले सकते हो, वो देता है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कहीं काट रहे हो काट लो, परंतु आप कोर्ट जाके वो पैसा रिकवर, कोर्ट आपके लिए मिला नहीं करेगा। यहां एक्शनेबल क्लेम का मतलब आपका दावा है, यानी आप किसी से कुछ मांगते हैं, वो पैसा हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, डजेंट मैटर, आप उससे कुछ मांगते हैं और वो मांगने के लिए आप क्या ले सकते हैं उसके खिलाफ, एक्शन। और एक्शन कैसा, थ्रू दी कोर्ट, एक्शन कैसा, थ्रू दी कोर्ट। एक्शनेबल क्लेम यानी ऐसा दावा जिसके लिए आप उस सामने वाले पर एक्शन ले सकते हैं। अनुयोज्य दावा यानी ऐसे दावे जो अनुयोज्य हो, जिनके लिए आपको लॉ ऑथराइज करता हो कि हम आपकी हेल्प करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए मेरा दावा तो है पर लॉ आपको
अलाउ नहीं करता है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें। अभी हमें क्या पढ़ना है, केवल ऐसे क्लेम जिनके लिए आप कहां जा सकते हैं, कोर्ट की मदद ले सकते हैं और एक्शन कर सकते हैं, सामने वाले पे मुकदमा करा सकते हैं, ये सोच सकते हैं आप। ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ, यही बताया था आपने। आप सही हो गए? नहीं हुए अभी तक? हो गए? दैट इज एक्शनेबल क्लेम, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। एक्चुअल में जो बात है, व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम? जहां पर, जैसा हिमांशु जी बता रहे थे, जहां पर कोई भी प्रॉपर्टी बदले में नहीं दी गई हो। जैसे मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए 2 महीने के लिए उधार, बदले में आपने मेरे पास अपना 1 किलो सोना रख दिया। ज्यादा हो गया 1 किलो? 10 ग्राम रख दिया। 10 ग्राम तो रखोगे ही, इतना भी नहीं रखोगे। मैंने 5 लाख उधार दिए, बदले में आपने क्या रख दिया? सोना। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं उस सोना को बेच के मेरे रुपए रिकवर कर सकता हूं। तो यहां एक्शन लेने की कोई आवश्यकता ही, तो ये एक्शनेबल क्लेम, यानी जितने भी उधार सिक्योर्ड हो, कैसे डेप्ट हो, सिक्योर डेप्ट हो, उनमें वो एक्शनेबल क्लेम की परिभाषा में नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? सिक्योर्ड लोन कभी भी एक्शनेबल क्लेम की परिभाषा में नहीं रहा। मेरे को आपसे कुछ लेना है, आपसे पैसे, बंद कर दो, आपसे मैं पैसे मांगता हूं, बदले में आपके पास मेरी कार पड़ी है, बाइक पड़ी है, सोना पड़ा है, कुछ सिक्योरिटीज पड़ी, कुछ भी बदले में आपके पास पड़ा है, तो मैं ये जो आपसे डिमांड कर रहा हूं, ये एक्शनेबल क्लेम नहीं। क्या मैं इसके लिए वो प्रॉपर्टी रिकवर नहीं कर सकता? कर सकता हूं। क्या पैसे रिकवर नहीं कर सकता? कर सकता हूं, परंतु वो एक्शनेबल क्लेम की परिभाषा में नहीं है। एक्शनेबल क्लेम जो अनसिक्योर्ड डेब्ट है उसी के लिए होता है। ये एक बड़ा है, आइए पढ़ते हैं फिर एक और। एक्शनेबल क्लेम मीन्स ए क्लेम टू एनी डेब्ट। किसके लिए है? और ये जरूरी नहीं उधार के लिए ही हो। मैं आपके यहाँ आया, आपके एसी सर्विस कर दी, अब मैं आपसे पैसा मांगता हूं, 1100 1200 जो भी एसी सर्विस का है, वो आप पैसा नहीं दे रहे हैं, तो वो जो मेरा क्लेम है दैट इज एक्शनेबल क्लेम। क्या मेरे पास कोई सिक्योरिटी है बदले में? अगर आप पैसा नहीं दो तो मैं कुछ जब्त कर सकता हूं? नहीं, दैट इज एक्शनेबल। एनी डेब्ट, जरूरी नहीं है उधार, कुछ भी मैं पैसा आपसे मांगता हूं और जिसके बारे में मेरे पास कोई भी बीच में सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज नहीं है, दैट क्लेम इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। ठीक है? एक्शनेबल क्लेम मीन्स ए क्लेम टू एनी डेब्ट अदर देन ए डेब्ट सिक्योर्ड बाय ए मॉर्गेज और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मॉर्गेज ऑफ कोर्स सिक्योरिटी हो गई, तो एक्शनेबल क्लेम नहीं हो सकता। और भाई हाइपोथिकेशन ऑफ प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी हो गई ना बदले में, और भाई अनसिक्योर्ड डेब्ट ही तो होता है एक्शनेबल क्लेम। प्लेज में, इन सब में क्या होता है, गिरवी रखा जाता है कुछ, तो ये कभी भी एक्शनेबल क्लेम है। तो ये तो हो गया डेब्ट के बारे में। एक और चीज है, और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन दी पोजेशन। और कोई भी प्रॉपर्टी है जिसमें मेरा क्या है, कोई भी हक, और प्रॉपर्टी मेरी पोजेशन में है, तो मैं प्रॉपर्टी रख ही लूं। जैसे सिक्योर डेब्ट है तो मैं वो जो भी सिक्योरिटी है वो रख लूंगा, वैसे ही प्रॉपर्टी मेरी पोजीशन, उसमें मेरा 50% हक बनता है तो प्रॉपर्टी रख लूंगा। बात क्या है, किसी मूल प्रॉपर्टी मेरा हक बनता है पर वो प्रॉपर्टी मेरे पास, मतलब सर आपने मेरी पुस्तक ली 5 दिन पढ़ने के लिए, वापस नहीं दे रहे, मेरा क्या उस पुस्तक में कोई हक बनता है? और बदले में सिक्योरिटी के तौर पे मेरे पास कुछ है क्या? क्या वो पुस्तक मेरे कब्जे में है क्या? नहीं। मैंने और आपने मिलके एक बाइक खरीदी, दोनों भाई भाई हैं, ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। आप लेके दौड़ गए, वापिस दे ही नहीं रहे, न चलाने दे रहे, न कुछ नहीं दे रहे, मेरे पास सिक्योरिटी के तौर पे क्या है? कुछ नहीं। दैट इज एक्शनेबल क्लेम, मेरा हक मुझे चाहिए। तो एक्शनेबल क्लेम दो तरीके, पर एक्शनेबल क्लेम का बेस क्या है कि आपके पास कुछ होना नहीं चाहिए, आपके पास सिर्फ क्या है, उस पे केस करने का एक राइट है और कुछ भी नहीं है, दैट इज एक्शनेबल क्लेम। आपके पास अगर सिक्योरिटी के तौर पे कुछ भी है या प्रॉपर्टी खुद आपके पास है तो आपका ये क्लेम एक्शनेबल क्लेम, वापस पढ़ रहा हूं। Actionable claim means a claim to any debt other than debt secured by mortgage of immovable property or by hypothecation or pledge of movable property or to any beneficial interest in movable property
डेब्ट है तो अनसिक्योर्ड होना चाहिए, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, मूवेबल में ध्यान रखना, डेब्ट खुद मूवेबल है और मूवेबल प्रॉपर्टी यानी एक्सटेंबल क्लेम केवल मूवेबल में, मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट है और वो मूवेबल प्रॉपर्टी आपके कब्जे में नहीं, तो ये भी क्या है, उस व्यक्ति से आप अपना पैसा कब्जा कुछ मांग सकते हो, दैट इज एक्सटेंबल, either actual or constructive of the claimant with which the civil court recognize as affording ground for relief. Actual भी हो सकता है आपका उस प्रॉपर्टी में हक, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। एक्चुअल हक यानी मैंने और आपने प्रॉपर्टी साथ खरीदी थी या मेरी प्रॉपर्टी आप मांग के लेके गए हो, मेरा एक्चुअल हक है। कंस्ट्रक्टिव हक कैसा हुआ, आप मेरे पास कुछ चीज कपड़े सिलवाने आए, आपने अपने कपड़े दिए, मैंने सिल दिए और आप ले गए, अब या तो पैसा दो या कपड़ा दो, मेरे उस प्रॉपर्टी पे भी हक है क्योंकि उसमें मेरी सिलाई हो रखी, या तो पैसा दो वो भी अनसिक्योर्ड है, कपड़े अगर मेरे पास है तो एक्शनेबल क्लेम नहीं होगी, कपड़े मैंने आपको दे दिए तो या तो कपड़ा वापस दो और या फिर, या ऐसा हो सकता है आप किसी टेलर के पास गए, कपड़ा लेके ही नहीं गए, उसी से कपड़ा लिया, उसी को सिलने के लिए बोला, उसने सिल दिया, आपको दे दिया, आपने कहा 10 दिन बाद दो, 10 दिन बाद के मार तो वो काम ही बना रही हो तो दे दे, वो नहीं दे रहा है, या तो पैसा देगा तो अनसिक्योर डेब्ट है, या मूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, पर ये इंटरेस्ट कंस्ट्रक्टिव है, आप खुद ओनर नहीं हो, आपने बस उसका कोई काम किया। ऑफ द क्लेमेंट विच द सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज एज अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर रिलीफ, ये हम पहले ही बात कर चुके, सिविल कोर्ट उस मुकदमे को झेलना चाहिए तभी। वेदर सच डेब्ट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इज एग्जिस्टेंट, चाहे वर्तमान का डेब्ट हो चाहे फ्यूचर में अराइज होना हो, अकरिंग एग्जिस्टेंट यानी मैं आपसे 5 लाख रुपए अभी आप ड्यू हो गए, मेरे 5 लाख दे दो, या 2 महीने बाद मैंने आपको 5 लाख दिए, 2 महीने बाद आप रिटर्न करने, दैट इज अकरिंग एक्शनेबल। 2 महीने बाद मैं आपसे 5 लाख मांगने लग जाऊंगा, 2 महीने बाद वो क्या बन जाएगा, एक्शनेबल क्लेम बन जाएगा। नेक्स्ट कंडीशनल और कंटीजेंट, आपने मेरे को प्रॉमिस किया यदि सर आप मेरे को बीएनएसएस की इंडेक्स 2 दिन में सुना दोगे तो मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा या दूंगी, दैट इज कंटीजेंट। अगर मैंने सुना दी तब मैं आप पे एक्शन, कंडीशनल और कंटीजेंट एक ही बात हो गई, ये कंडीशनल और कंटीजेंट एक्शन। अगर मैंने सुना दी 2 दिन में 5,000 रुपए, चलो 1 दिन कर देते हैं, कर दिया, क्यों बर्बाद हो, सही में सुना दे कोई फर्क कौन पड़े, छोटी सा रख लो फिर सुना दूंगा, 100-200 की रखना फिर सुना दो, कोई दिक्कत नहीं। 5,000 मैं शर्त लाके ले और लिया करूं समस्या है नहीं। चलो ठीक है, आज इतना ही, कोई गेस्ट आए हुए हैं तो, है ना, आके भाई उन भाइयों बहनों को रोक के रखना जिनको आपने कल इंडिकेट बताया, है ना, अरे माइन आ जाओ, दे दो पानी की बोतल पकड़ाओ।